आपके कोर्स वर्क में ही नहीं, पूरी लाइफ जब तक आप एकेडमिक्स में नहीं, आपको जरूरत पड़ने वाली है। और रेफरेंसिंग केवल एक हम उसको इस पेपर वाले कि हम बस पीएचडी थीसिस करें और वहां पे रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी करके काम खत्म करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेफरेंसिंग स्टाइल जो है उसका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी थीसिस की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी उस पर टिकी होती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जितने भी अच्छे प्रोफेसर हैं, जैसे आपने प्रोफेसर जीएस राजपूत सर का नाम सुना होगा, सुना? कौन है जीएस राजपूत सर? जीएस राजपूत सर का नाम सुना होगा आपने? नहीं सुना? चेयरमैन ऑफ एनसीटी एंड डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी जगमोहन सिंह राजपूत। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनके एजुकेशन से रिलेटेड कॉलम्स निकलते रहते हैं न्यूज़पेपर में। जगमोहन सिंह राजपूत एनसीटी के चेयरमैन, एनसीईआरटी के डायरेक्टर रह चुके हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ वहां से एलुमनी रहे हैं। उसी कॉलेज में उन्होंने 12th किया है, 12th और बीएड। तो रेफरेंसिंग जो है उसपे हम लोग आज बात करेंगे और आज का जो सेशन होगा ब्रॉड ब्रेन स्टॉर्मिंग रहने वाला है और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें बराबर पार्टिसिपेट करें। तो हम लोग इस पे बात करने वाले हैं आज, रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंसिंग स्टाइल क्या होती है, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से अपनी रिसर्च में हम रेफरेंस को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे, कैसे पैराफ्रेजिंग करेंगे जिससे हमारी रिसर्च में या थीसिस है या जो पेपर है उसमें सिमिलरिटी इंडेक्स ना आए, लेवल्स ना आए। और हम लोग बात करेंगे इंडेक्स साइटेशंस की, रेफरेंसेस के सोर्सेज क्या होते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और हम लोग जो रेफरेंसिंग की जो स्टाइल्स होती है एपीए और एमएलए, वो बहुत फेमस स्टाइल है और हम लोग मोस्टली सोशल साइंसेज में या फिजिकल एजुकेशन में एपीए और एमएलए मेनली एपीए स्टाइल का प्रयोग करते हैं। तो कैसे एपीए स्टाइल यूज की जाए और रेफरेंसिंग कुछ टूल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ऑनलाइन रेफरेंसिंग टूल्स। तो आज को मैं स्टार्ट करने से पहले क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन रहेगा, मैं आप लोगों से एक्टिविटी करवाऊंगा जिससे हम लोगों के माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाए। मैं क्लास में करवाता भी हूँ, हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग एयर में एक हाथ से सर्किल बनाइएगा। लेट्स स्टार्ट। अपना एक हाथ उठाइए, सर्किल बनाइएगा। इस हाथ से आप ट्रायंगल बनाइएगा एयर में, 2-3 बार कोशिश करिएगा। अब दोनों एक साथ बनाएंगे, सर्किल और ट्रायंगल। अब इंटरचेंज करेंगे, इससे ट्रायंगल, इससे सर्किल। यही तो ब्रेन में ब्रेन एक्टिवेट करने की एक्टिविटी होगी। इस हाथ से ट्रायंगल, इस हाथ से सर्किल। अब इंटरचेंज करिए, इससे सर्किल, इससे ट्रायंगल। बस ठीक हो। ब्रेन एक्टिवेट करने की एक एक्टिविटी होती है, क्लास में लोग बच्चों को कराते हैं कि ब्रेन को कैसे एक्टिवेट किया जाए। क्योंकि हम जब इस तरीके से करते हैं तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसी एक्टिविटी पे रहता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक छोटी सी एक्टिविटी जो इससे रिलेटेड है, मैं 2 मिनट का आपको टास्क दूंगा। सब लोग डिसर्टेशन करके आए हुए हैं, मेनली जो एमएड करके आए वो डेफिनेटली उन्होंने डिसर्टेशन किया होगा लघु शोध प्रबंध, और जो लोग एमए के भी हैं मैं उन्होंने भी किया होगा। और नहीं किया तो मैं बोर्ड को वेरिएबल दूंगा। सभी लोगों को मैं टास्क दे रहा हूं, 2 मिनट का है टाइम। उसमें सभी लोग कोई एक वेरिएबल लेके जो उन्होंने अपने डिसर्टेशन में ले रखा है, जिसको किसी भी वेरिएबल्स को पढ़ा है, उस पर 4 लाइनें आपको लिखनी है और उस वेरिएबल से रिलेटेड 2 रेफरेंस भी लिखना है। इतना मैं जानता हूं कि आप लोग रेफरेंस का मतलब समझते होंगे। तो कोई एक वेरिएबल आप ले लीजिए, उस पर सिर्फ 4 लाइन है, 3 या 4 लाइन आपको लिखनी है और उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड आपको 2 रेफरेंसेस लिखने हैं। जिन लोगों ने डिसर्टेशन नहीं किया उनके लिए मैं जनरली 2 वेरिएबल बता दे रहा हूं, बहुत सिंपल है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। या तो आप संवेगात्मक बुद्धि पर लिख सकते हैं या व्यक्तित्व पर। 3 लाइनें लिखिए, 3 से 4 लाइनें, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड आपको 2 रेफरेंसेस लिखने हैं। जस्ट स्टार्ट। 2 मिनट का टाइम है। कोई भी जो आपको वेरिएबल हो, जो आपने ले रखा हो, डिसर्टेशन में कोई आपने पेपर लिखा हो, उसके बारे में आपको बताओ। और जिन लोगों के पास वेरिएबल नहीं है उनको मैंने 2 वेरिएबल दे दिए, या तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी लिख सकते हैं
संवेगात्मक बुद्धि या फिर वो व्यक्तित्व पर लिख सकते हैं, और उससे रिलेटेड दो डिफरेंस कोई भी। सर किसका एग्जाम वाले इमोशनल इंटेलिजेंस इज आल्सो यूज्ड इन फिजिकल एजुकेशन। योग का इमोशनल इंटेलिजेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी एक फिजिकल पर्सनैलिटी में भी आपको काम करते हैं, व्यक्तित्व पर। ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइनें आपको लिखनी है उस पर्टिकुलर वेरिएबल पर और उसके दो रेफरेंसेस। सर लाइंस को अपने मन से लिख रहे हैं, रेफरेंसेस किसी बुक के या किसी उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी रेफरेंसेस। एक मिनट और बचा है, जल्दी करिए। ठीक है, स्टॉप करते हैं। मैं 4 कमेंट दूंगा, 2 मैं रैंडमली किसी को उठाऊंगा, 2 मैं परिचित लोगों से। मैं पूछूंगा कि आपने जो पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड क्या रेफरेंसेस लिखे हैं, क्या उससे रिलेटेड 2 रेफरेंसेस लिखे हैं। हाँ, इसको से स्टार्ट करते हैं। आप लिख रहे हो किस तरह? हाँ, क्या वेरिएबल आपने लिया? सर मैंने बुद्धि का अधिगम भी पढ़ा, मतलब बुद्धि आईक्यू का का लर्निंग भी कैलकुलेट इफेक्ट पड़ता है। क्या लिखा आपने? मैंने लिखा बुद्धि सीखने की योग्यता, जो व्यक्ति जितना ही अमूर्त चिंतन करता है वो उतना ही बुद्धिमान कहा जाता है। इस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अधिगम के मतलब उसकी क्षमता एक कम बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना में अधिक होगी। आपने वैल्यू इंटेलिजेंस, पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस के बारे में लिखा। क्या रेफरेंसेस क्या लिखे हैं? सर अभी लिख नहीं पाए, एक ही सिंक हाँ, पे देना फिर भी चाहें। एक ही सिंक पे देना। हाँ, एक ही सिंक पे ठीक, देना। वेरी गुड। इधर से आप। हाँ, सर मैंने इंटेलिजेंस पे लिखा है एबिलिटी टू लर्न एंड एडेप्ट इन वंस एनवायरनमेंट एंड थिंक एब्स्ट्रैक्टली, और रेफरेंस में ए के सिंक है, एस के मॉडल, ए के सिंक और एस के। अब 2 मैं पर्पसली लूंगा। किसने इमोशनल इंटेलिजेंस पे लिखा इस लाइन में? इमोशनल इंटेलिजेंस पे किसी ने लिखा? हाँ, बताइए क्या लिखा आपने? सामान्य बच्चों को भावनात्मक संज्ञानात्मक तथा जागरूकता को जानना तथा उनके जानने समझने तथा काम करने की क्षमता को देखने। और कोई पर्टिकुलर रेफरेंसेस? ये सर गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस की बुक। क्या नाम है उसको पता है? वेरी गुड। पर्सनैलिटी पे किसने लिखा है इस लाइन से? हाँ जी। बालक के व्यक्तित्व पर घर एवं स्कूल के वातावरण का प्रभाव। बालक के व्यक्तित्व पर और उसके विकास पर घर और स्कूल के वातावरण का रेफरेंस लिखा आपने? हाँ, एवं जहेजान के समाजशास्त्री आधार जो उनकी किताब लिखा है उसका, और शिक्षा योगी का किताब है सोशियोलॉजी का, और न्यूज़पेपर वेरी गुड। मैंने ये एक्टिविटी इसलिए कराई कि मैं देखना चाहता था, और सबसे बड़ी गलती हम लोग
यही करते हैं। जब हम कोई अच्छा पेपर लिखते हैं या रिसर्च लिखते हैं तो जो पर्टिकुलर हम वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपने अपने विचार व्यक्त किए, ठीक है, लेकिन आपको एक आइडियल वे में स्टार्ट करना चाहिए था कि इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट कहां से आया। अगर आप कोई भी वेरिएबल लेते हैं और रिसर्च में या थीसिस में हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपने वो पर्टिकुलर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट कहां से इमर्ज हुआ, तो पीटर साल्वे, जॉन मेयर ने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी। बाद में डैनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस बुक लिखी, उस पे पर्टिकुलर बात की। और हमने जितने लोगों से मैंने बातचीत की, किसी ने भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी ओरिजिन बुक की बात नहीं की। इंटेलिजेंस की अगर आप बात करते हैं तो आपको गार्डन GW अनमोल की बुक का रेफरेंस देना चाहिए था, आपको जो साइकोलॉजिकल टाइप्स जो यूंग ने लिखी उसकी बुक का रेफरेंस देना चाहिए था। आपने एक बुक का इमोशनल इंटेलिजेंस बताया था, तो अगर आप पर्टिकुलर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो आपको डैनियल गोलमैन की बुक का रेफरेंस अनिवार्य रूप से देना चाहिए था। लेकिन हम क्या करते हैं, मूल बुक का रेफरेंस तो देंगे, SP गुप्ता, AK सिंह, SK मंगल, उसको देते हैं। और ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जब हम किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड बात करें तो हम बात करें कि कॉन्सेप्ट कहां से इमर्ज हुआ है और वो कॉन्सेप्ट इमर्ज होके प्रेजेंट सिचुएशन में कहां से आ रहा है, कहां तक आ रहा है। कोई भी हम इस टॉपिक लेते हैं इस पे, और मूल स्रोत जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड जो ओरिजिनल बुक लिखी गई है उसको हम अपनी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस लिस्ट में जरूर इंक्लूड करें। ये मैंने उसके जानने के लिए किया था। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। When in doubt, go to the library। एक फेमस कोटेशन है, और एक ये जो ग्रेंजर है, एक पात्र है हैरी पॉटर में, ठीक है। हम जस्ट उसका उल्टा करते हैं, जब हमें कुछ संदेह होता है तो हम लाइब्रेरी में जाकर सीधा गूगल पे जाते हैं और टाइप करते हैं। लाइब्रेरी में जाना हमने धीरे धीरे कम कर दिया या छोड़ ही दिया। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस। हिंदी में कहेंगे इसको संदर्भ कह सकते हैं हम लोग। अगर हम रेफरेंस के बारे में बात करें तो रेफरेंस का इंपॉर्टेंस इतना है कि मैं आपको एक उदाहरण दूं। अभी मेरा एक पेपर स्कोपस में सिर्फ रेफरेंस की वजह से अटका हुआ है 1 साल से। वो बार-बार हर 3 महीने में रिपोर्ट लगा के भेजता है कि आपने ओरिजिन जो है, मैं एक वर्क कर रहा हूँ हैप्पीनेस पर। हैप्पीनेस दिल्ली के स्कूलों में अरविंद केजरीवाल ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम स्टार्ट किया हुआ है और उसकी इफिकेसी देख रहा हूँ, कंटेंट एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि, और मैं हाँ जी सर इस पर मैं भी करना चाह रहा हूँ। तो वो क्वेरी वहां से लेके आ जा रही है कि आप जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट दे रहे हो ये मूल कॉन्सेप्ट है नहीं। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो मैंने काफी बुक पढ़ी थी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी की। तो उन्होंने क्या कि वो एक बार बात कर रहे थे कि अरविंद के CM जी से कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अच्छी इमारतें, मॉडर्न क्लासरूम बना देना, नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर देना, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ये तो शिक्षा की जरूरतें हैं। शिक्षा का उद्देश्य है एक अच्छा इंसान बनाना। क्या हम वो कर पा रहे हैं? सिर्फ बच्चों को नैतिक कहानियां सुना देना और उसके हिसाब से कर देना, ये भी नहीं। किस तरीके से बच्चों में समझ बनाई जाए। और एक उन्होंने बहुत अच्छी उसमें एक कहानी का रेफरेंस दिया था कि एक मजदूर है, उससे पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं काम कर रहा हूं। दूसरे मजदूर से पूछा गया क्या कर रहे हो, कि मैं कमाने के लिए काम करता हूं। तीसरे मजदूर से पूछा गया कि आप किस लिए काम कर रहे हैं, कि मैं इसलिए काम कर रहा हूं, ये स्कूल बन रहा है, स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे जिससे हमारे देश का विकास होगा। सोचने की बात है, एक ही काम है, एक ही मजदूर है, लेकिन तीनों की मनस्थिति अलग है। अगर बच्चों में शुरुआत से ये चीजें डेवलप की जाएंगी कि
और वो सिर्फ उसका उनका मतलब ये नहीं सिर्फ कहानियां सुनाता है, नहीं, बच्चे पे वो डिस्कशन करते हैं तीनों मनस्थितियों पर, और वो उस पर डिस्कशन तब तक चलता रहता है जब तक बच्चा अपने पर्सनल जीवन से रिलेटेड उस मनस्थिति से ज्यादा उदाहरण नहीं ले आता, तब तक उस पर डिस्कशन चलता रहता है। मेनली इसका पर्पस ये है कि बच्चे को ये बताना कि जब हम काम करते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमें कष्ट होता है, लेकिन तब भी उससे, उस काम से देश को, समाज को, उसके परिवार को क्या मिलने वाला है, वो उन्होंने जानने की कोशिश की है हैप्पीनेस पाठ्यक्रम में। तो रेफरेंस का मसला है, वो कह रहे हैं आप ओरिजिनल ला नहीं पा रहे कि मैं उसको रेफरेंस दे रहा हूँ कि हमारे धर्मशास्त्रों से ये कॉन्सेप्ट हैप्पीनेस का निकला हुआ, वो कह रहे हैं ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है, उस पर विवाद चल रहा है। तो रेफरेंस का हम जानेंगे, व्हाट इज रेफरेंस? रेफरेंस the detailed description of the document from which you have obtained your information. Referencing is a way of demonstrating that you have done that reading. डायरेक्टली हम अपनी रिसर्च में, अपने पेपर में किसी रेफरेंस को जब डायरेक्टली साइट करते हैं, संदर्भित करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं रेफरेंस। डायरेक्टली हमने कहा कि ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है आपने कहां से लिया, आपने सीधा बुक का नाम लिख दिया तो हम उसको रेफरेंस नहीं कहेंगे, हम बुक इसमें जाएगा बिब्लियोग्राफी में, अगर आपने सीधा बुक का नाम दे दिया। लेकिन हमने कहा कि गुप्ता एसपी 2015 ये बुक है, ये पेज नंबर है, और यहां से हमने रिट्राइव किया है, दैट इज रेफरेंस। मतलब रेफरेंस का मतलब डायरेक्टली हम अपने रिसर्च में किसी कोटेशंस को साइट करते हैं तब वो रेफरेंस में जाता है, संदर्भ में जाता है। When you summarize to or quote from an author's work, you need to give them credit. You have to provide a reference. Reference इसलिए भी जरूरी है, जब हम किसी की बात को कोट कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को क्रेडिट मिलना चाहिए। उस व्यक्ति को क्रेडिट अगर नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स गलत है। जिससे हम लोग रिसर्च इथिक्स की बात करते हैं, एक वर्ड आता है एकेडमिक इंटीग्रिटी, बहुत उस पर भी बात चल रही है, एकेडमिक अखंडता जैसे हम लोग बोलते हैं। तो अब इस पे इंटीग्रिटी पे हम आगे बात करेंगे। तो रेफरेंस इसलिए भी जरूरी है कि हमने कहीं से किसी का कोई कोटेशन लिया है तो हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए। जैसे मैंने आज सबसे पहले जब स्लाइड स्टार्ट की तो मैंने जो डेफिनेशन थी उसके पीछे आपने देखा होगा राइटर का नाम लिखा हुआ था। मैंने क्रेडिट अगर लिया है, डेफिनेशन मेरी नहीं है, तो मैंने तुरंत उसके नीचे उसका रेफरेंस दिया कि if you are doubt in mind you go to the library। तो क्या मैं पर्टिकुलर व्यक्ति को क्रेडिट देने के लिए हमें रेफरेंस देना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप रिसर्च एथिक्स जो है भाई आप कह सकते हैं कि अब इलीगल भी है, क्योंकि थीसिस में नया रूल्स ये आ गया है कि अगर आपकी थीसिस 10% से ज्यादा है उसमें सिमिलरिटी इंडेक्स तो वो वापस आ जाएगी फिर, और अगर 40% से ज्यादा है तो आपका 50% से ज्यादा तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। पनिशमेंट उसमें आप यूजीसी रेगुलेशन पढ़ेंगे पीएचडी और एमपी का प्लेगरिज्म रेफरेंस, तो उसमें अलग-अलग है। 40% से है तो गाइड को पनिशमेंट मिलेगा, तो 20% तक है तो रिवीजन में जाएगी, इस तरीके का उसमें पूरा एक प्रोविजंस दिया गया है। प्लेगरिज्म है वो पांचों चैप्टर में चेक किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर उसका मैं बताऊंगा, उसको पूरा अलग-अलग है कि प्लेगरिज्म जो आता है वो मेनली फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में ज्यादा आता है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ आपका मौलिक होता है, आपने डेटा एनालिसिस किया, टेबल सब भी अलग है। और सेकंड में आता किस लिए भी है, क्योंकि हम जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि हम एक थीसिस के लिए जाना नहीं चाहते, उसमें जो रिव्यू लिखा है हमने पूरा एज इट इज कॉपी कर लिया, जबकि हमें एज इट इज पूरा कॉपी ना करके उसको पैराफ्रेज करना चाहिए था। पैराफ्रेज क्या होता है, कैसे करना चाहिए, आगे मैं इसमें बात करूंगा, जिससे प्लेगरिज्म ना आए। चूंकि हम लोग रेफरेंसिंग स्टाइल पे बात करने वाले हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल होती क्या है? Referencing style is a set of rules how to acknowledge the thoughts, the ideas and the works of others in a particular way। यानी दूसरे के काम को विचार, दूसरे के काम को, दूसरे के विचारों को अपने वे एक कोट करना पर्टिकुलर वे में, उसको हम लोग रेफरेंसिंग स्टाइल बोलते हैं। कि ऐसे नहीं कि बस आपने कहीं से कोई रेफरेंस लिया और उसको ऐसे ही लिख दिया। रेफरेंसिंग करने की अपनी अलग अलग शैलियां होती हैं, स्टाइल्स होती हैं, तरीके होते हैं।
और इतना इंपॉर्टेंस होता है, मैंने आपको बताया कि अगर कहीं डॉट भी नहीं लगा हुआ है, हम बहुत छोटी गलती मानते हैं इसको, कि अगर आपने एपीए स्टाइल फॉलो किया है और एपीए स्टाइल की कुछ कानून है, कुछ पर्टिकुलर मेथड है, और आपने बुक वहां पे क्या करना पड़ता है, बुक में बुक के टाइटल को इटैलिक करना पड़ता है, और आपने इटैलिक नहीं किया या आपने डॉट नहीं लगाया उसमें, तो फिर वो एपीए स्टाइल नहीं है। और मोस्टली जब मैं जनरल्स में पेपर मेरे आते हैं तो मैं देखता हूँ 50 पेपर में मुश्किल से 5 पेपर्स के रेफरेंसेस ही सही लिखे रहते हैं, बाकी 45 पेपर्स मुझे ऐसे मिलते हैं और बड़े बड़े प्रोफेसर्स के नाम उनमें होते हैं। मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, कल फोन आ जाएगी मेरे पास। तो देख के लगता नहीं इतनी छोटी चीज है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि जब वहां पे डॉट भी अगर आप नहीं लगाया तो वो गलत तरीका है। पता ही नहीं चल रहा है एमएलए की एपीए कैजुअल, कैजुअल सुना ना आपने, फॉर्मल होता है कैजुअल, पता ही नहीं चल रहा कि एपीए स्टाइल है कि एमएलए कैजुअल स्टाइल, मिक्स एपीए एंड एमएलए। डिवीजन में फिर भेजना पड़ता है, नहीं कहते मेरे पास टाइम नहीं है तो करवाना पड़ता है किसी से, क्योंकि उनकी वजह से मैं अपने जनरल की क्वालिटी नहीं करा पा सकता। तो ये ध्यान रखने की चीज है। और मैंने आपको उदाहरण दिया था कि वशिष्ठ सर जब मुझसे स्ट्रिक्टली कहते थे कि सबसे पहले मैं जब थीसिस मेरे पास वैल्यूएशन को आती है तो मैं सबसे पहले पीछे खोल के देखता हूँ, तो मैं उसके रेफरेंस देखता हूँ कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस में काम किया है और डेनियल गोलमैन की बुक नहीं है इसमें, कोई मतलब नहीं। पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने 5 साल में रेफरेंस लिखना नहीं सीख पाया तो क्या आपने थीसिस की होगी? बहुत छोटी बात है। कोई मान लीजिए हमारा पूरा फोकस 5 चैप्टर्स पे रहता है, रेफरेंसेस पे नहीं रहता। आपने किसी पर्टिकुलर टूल्स पे, अगर आप किसी इमोशनल इंटेलिजेंस का टूल्स पे कर रहे हैं, टूल आपने किसी का लिया तो आपने टूल रिपीट किए कि नहीं, कि आपने जो टूल मिला रैंडमली वही ले लिया। आपको 4-5 टूल्स का वहां रेफरेंस में देना चाहिए था कि पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हमने 4-5 टूल्स रिव्यू किए, वो आपके बिब्लियोग्राफी में मेंशन होने चाहिए। बहुत छोटी बात है, लेकिन हम लोग नहीं देखते, बस जो है सेकेंडरी बुक्स एसपी गुप्ता ऐसी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो आपने लिए हैं, जो वेरिएबल लिए हैं, उनसे उनकी पर्टिकुलर बुक वहां पे जरूर मेंशन होगी। एडजस्टमेंट की बात करते हैं, किसका कॉन्सेप्ट है? एडजस्टमेंट का। और एडजस्टमेंट में बहुत थीसिस होती है और हम एसपी गुप्ता और एके सिंह, एसके मंगल, इन सब का रेफरेंस देते रहते हैं। डार्विन ने सबसे पहले बात की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ, कि उत्तरजीविता का सिद्धांत है कि संसार में वही जीवित रहता है जो हर परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूल कर ले, एडेप्टेशन कर ले, एडजस्टमेंट कर ले। तो आपने डार्विन 1956 लिख दिया। अब डार्विन 1956 की जो उनकी ओरिजिनल बुक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको अपनी रेफरेंस में इंक्लूड करनी चाहिए। और वहां पे है नहीं, वहां पे किस किताब का नाम पड़ा है? एसके मंगल, एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी। यहाँ चल जाएगी कुछ नहीं, लेकिन अगर आप क्वालिटी पेपर लिखेंगे, अच्छी थीसिस आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये बुक सारी मिलेगी, क्योंकि आपकी जो बिब्लियोग्राफी है वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करती है कि आपने कितनी इंटेंस स्टडी की है, कितनी गहराई से स्टडी की है। वो वहां पे रिफ्लेक्ट होती है आपकी बिब्लियोग्राफी में, कि किस तरह की बुक्स आपने पढ़ी है, किस तरह की स्टेट्स की बुक आपने पढ़ी है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट्स की बुक्स आपने पढ़ी है। वो सारा सब कुछ रिफ्लेक्ट उस रेफरेंस में ही होगा, आपकी जो बिब्लियोग्राफी की लिस्ट है उसमें। Referencing is a crucial part of successful academic writing. Avoid plagiarism and maintaining academic integrity in your assignment and research. कैसे रिसर्च में एकेडमिक इंटीग्रिटी और प्लेगरिज्म से दूर रहा जाए? प्लेगरिज्म आपको पता है, जो मैंने बताया, प्लेगरिज्म मतलब सिमिलरिटी इंडेक्स। आपकी जो थीसिस हो वो एज इट इज आपने कहीं से कॉपी नहीं कर लिया, तो जैसे भूतकाल में होता रहा है कि आगरा यूनिवर्सिटी की थीसिस उठाएंगे, बस ऊपर का पेज बदला हुआ, बाकी आवाज प्रदर्शन में भी गलती से उसी का नाम रह गया, पीएचडी अवार्ड में। लेकिन जैसे जैसे समय आता जा रहा है, पीएचडी के रूल्स और रेगुलेशन बहुत टाइट होते चले जा रहे हैं। 2011 में रेगुलेशन 2008 साल में बनाया कि पीएचडी में जो एंट्रेंस होगा वो एडमिशन होगा, वो एंट्रेंस एग्जाम से होगा। और पीएचडी की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग कोर्स वर्क इंक्लूड करेंगे उसमें। और एनईपी 2020 में एक नया रेगुलेशन आया है, नया क्लॉज जुड़ा हुआ, उस पर वर्क हो रहा है अभी।
कोई बता पाएगा क्या है पीएचडी से रिलेटेड नया इसमें रेगुलेशन एनईपी 2020? वो तो राज्य सरकार का अपना डिसीजन है। नहीं मैं रेफरेंस स्पेशली पर्टिकुलर पीएचडी के रेफरेंस में पूछ रहा हूँ। मतलब टीचर एजुकेशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। पीएचडी के रेफरेंस में नया रिकमेंडेशन उसमें दी गई है एनईपी 2020 में। सर इनको ये रिसर्च एथिक्स वाला पेपर भी ऐड करने के लिए बोला गया है। रिसर्च की क्वालिटी बढ़ाने के लिए बोला गया है। इंप्रूव करने के लिए आपको एथिक्स का भी पेपर ऐड करने के लिए बोला गया है। वो अभी तक कई यूनिवर्सिटी में हुआ नहीं है। इसमें एक नया प्रोविजन ये है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि कोई भी पीएचडी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का हो, उसको एक क्रेडिट अपने पीएचडी कोर्स वर्क में पेडागोजी का पढ़ना अनिवार्य होगा। क्रेडिट अगर वो केमिस्ट्री से पीएचडी कर रहा है तो वो पेडागोजी का पर्टिकुलर एक क्रेडिट अपने पीएचडी कोर्स वर्क में पढ़ेगा, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एकेडमिक्स में जा रहे हैं। बीएड एमएड किए आप तो आपको पहले से पेडागोजी पता है, लेकिन आप सिंपल नेट करके गए या आपने पीएचडी करी तो आपको अप्रोचेस नहीं पता है कि हाउ टू डिलीवर द लेक्चर, आपको अप्रोचेस क्या है टीचिंग की, किस तरीके से डील करना चाहिए बच्चों को, वो नहीं पता। बीएड एमएड में सिखाया जाता है क्योंकि वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग है, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स वाले को नहीं पता है। तो क्योंकि उसको एकेडमिक्स में जाना है, इसलिए एनईपी 2020 में ये प्रोविजंस किया गया है कि किसी भी सब्जेक्ट का पीएचडी स्टूडेंट उसको अपने पीएचडी कोर्स वर्क में कम से कम एक क्रेडिट पेडागोजी से पढ़ना अनिवार्य होगा। उस पर अभी काम चल रहा है और आने वाले समय में आपको रिफ्लेक्ट होगा। एकेडमिक इंटीग्रिटी क्या होती है, इस पर बात कर लेते हैं। बहुत न्यू टर्म है और उस पर काफी उस समय काम हो रहा है और रिसेंटली 15 दिन पहले यूजीसी ने एकेडमिक इंटीग्रिटी पर एक डॉक्यूमेंट्स निकाला है, पीडीएफ निकाला है। वो अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो या डाउनलोड किया हो, क्या होती है एकेडमिक अखंडता। एकेडमिक अखंडता से यह मतलब है कि हम टीचर और रिसर्चर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च में। ऑनेस्टी, फेयरनेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो रिसोर्सेज उनका फेयर यूज करें, ट्रस्ट से यूज करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करें और फेयरली यूज करें। ये एकेडमिक इंटीग्रिटी है, एथिक्स। क्योंकि एथिक्स अगर उसको हम एथिक्स से जोड़ा है तो नैतिकता, जैसे हम लोग बोलते हैं, आपके सिलेबस में भी एक टॉपिक रखा गया है, नैतिकता की बात करते हैं। एथिक्स है, क्या होता है एथिक्स? व्हाट इज एथिक्स? Follow the values of that discipline. वैल्यूज ऑफ That discipline. एक्सेप्टेड वैल्यूज ऑफ डिसिप्लिन, एक्सेप्टेड फैक्ट जो होता है, जैसे हम सामाजिक एथिक्स की बात करते हैं, तो सर्वसम्मत जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको एक्सेप्ट करना, उसके अनुसार चलना। मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई भी कार्य या कोई भी काम पर्टिकुलर सिचुएशन में हम नहीं कह सकते कि सही है या गलत है। हो सकता हो कि वो काम एक सिचुएशन में सही हो, दूसरी सिचुएशन में सही ना हो। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि एक सेना का सिपाही है और वो 10-15 लोगों की अगर हत्या कर देता है, विदेशी देश के सैनिकों की, तो कहा जाता है बहुत वीर है, बलवान है, स्वर्ण है, पराकाष्ठा है और उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, ऐसा है सब। लेकिन वही हत्या अगर वो देश के अंदर करे तो मृत्यु दंड हो जाएगी। पर्टिकुलर देखो, अगर आप उसको देखें तो काम एक ही है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग। तो एथिक्स में ये जरूरी नहीं कि हो सकता है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में वो काम सही हो सकता है वो दूसरी सिचुएशन में वो काम गलत। जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, सबसे पहली वैल्यू यही सिखाते हैं, ऑनेस्टी, झूठ बोलना पाते। और मैं आपको एक सिचुएशन दूंगा, बताइएगा। आपने एक व्यक्ति को देखा और वो व्यक्ति तलवार लिए हुए है और वो तलवार लेकर एक गाय के पीछे दौड़ रहा है। आगे जाते जाते एक चौराहा पड़ता है और चौराहे पे एक छोटी सी शॉप है। उस शॉप पे 2 आदमी बैठे हुए हैं और वो गाय किस तरफ मुड़ जाती है वो उस तलवार वाले व्यक्ति को नहीं पता है।
वो जाता है और शॉप पे जो व्यक्ति बैठा है उससे पूछता है कि गाय किस तरफ चली गई। तो व्यक्ति होता है उसको वो जाती राइट है लेकिन लेफ्ट बता देता है। क्या सही किया उसने? झूठ बोला। और सबसे पहली वैल्यूज हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि झूठ बोलना सर लेकिन सिचुएशन में अपन झूठ सही था ना, अगर सिचुएशन में झूठ वो जो झूठ उसने बोला सिचुएशन में वो सही था, क्योंकि अगर वो सच बोलता तो वो गाय को मार देता। तो रिसर्च में तो हम कहते हैं कि हमें तो अल्टीमेटली कैसी अपनी रिसर्च पूरी करनी है, तो क्या सही है किसी का कॉपी करना और उसको क्रेडिट ना देना? वो सिचुएशन उससे आप कनेक्ट करके देखिए कि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हमारी रिसर्च कैसे भी करके पूरी हो, पीएचडी की डिग्री मुझे मिले। तो किसी की पर्टिकुलर किसी के काम को, किसी के वर्क को हम अपनी रिसर्च में इंक्लूड करके कहने लगे हमारा झूठ, वहां भी तो आप गलत कर रहे हैं ना। तो क्या सही है या गलत है? अभी उस कहानी पे आते हैं, क्या उसने गलत बताया, सही किया या गलत किया? सही किया। सही किया। क्योंकि अगर किसी के झूठ बोलने से किसी की अगर जान बच जाती है तो वो भगवान ने गीता में कहा है ये बात, ह्यूमैनिटी के वैल्यू पे सर वो सही किया। यहाँ पे इसको बोलते हैं वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ झूठ बोलना है, कुछ ऐसा नैतिक काम करना पड़ता है जो समाज द्वारा स्वीकृत वैल्यूज के खिलाफ है, लेकिन तब भी अगर वो किसी की भलाई के लिए है, किसी के अच्छाई के लिए है तो वो स्वीकृत है। आपने महाभारत में भी सुन रखा होगा, श्री भगवान ने झूठ बोला, अश्वत्थामा मारा गया, वो भी झूठ था लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि हम वो सारी चीजें वैल्यू करते हैं। तो यहाँ एथिक्स की हम लोग बात करते हैं, एकेडमिक इंटीग्रिटी यही है कि हमें फेयरनेस रिसर्च में फेयरनेस बनाए रखने के लिए, ट्रस्ट बनाए रखने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज है कि आप इस पर्टिकुलर फिनोमिना को, पर्टिकुलर कोटेशंस को आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर व्यक्ति ने ये कहा कि आपने उसको अर्थ का अनर्थ कर दिया। लिटरेचर जो होता है वो कहते हैं ना समाज का दर्पण होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस कोटेशंस और उस पर्टिकुलर जो हमारा रिसोर्सेज है उसका किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ये सारा सब कुछ किसमें आएगा? रिसर्च इंटीग्रिटी में। इसलिए भी रेफरेंसिंग स्टाइल जरूरी है कि हम रेफरेंस में देखे, उस पर्टिकुलर बुक को देखे, उस पर्टिकुलर जो बुक है चाहे जर्नल्स हो सकता है, देखे कहीं ना कहीं हम रिसर्च इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। अगर हमने कह दिया हमने कहीं से कोई चीज ली है, अगर उसकी है तो है, उसको क्रेडिट देने में क्या है, तो कहीं ना कहीं हम ऑनेस्टी अपने अंदर रिसर्च में बनाए रखते हैं, इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं, उसका फेयर यूज करते हैं रिसोर्सेज का। ये हमने सही तरीके से उसका यूज किया, हमने यूज किया तो हमने कहीं ना कहीं उसका हमने रेफरेंस दे दिया। रेफरेंस है क्या भाई, जरूरी क्या हमारे रेफरेंस में? रेफरेंस अगर हम लिखते हैं या बिब्लियोग्राफी लिख रहे हैं अपने वर्क में, चाहे वो प्रोजेक्ट हो या अपनी थीसिस हो या अपना पेपर, क्यों जरूरी है? अच्छा वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अच्छी थीसिस बनाने के लिए, तो जो हमारा टॉपिक है उसको बढ़िया करने के लिए सुपरवाइजर के सामने अपना थीसिस रखने के लिए या जो आरटीसी की मीटिंग अपनी बात को और अच्छी तरीके से रखने के लिए, आंसर प्रूव करने के लिए। सर ये बताने के लिए कि हमने जो काम किया है, जिस चीज से रेफरेंस लिया है, उसमें कुछ कितनी क्वालिटी थी और हमने कितना क्वालिटी वर्क किया है, और आगे का जो भी किसी और को भी काम करना होगा तो उनका रेफरेंस लेकर के उनको भी एक दिशा निर्देश मिलेगा कि कौन सी बुक्स उनको या रिसोर्सेज यूज करने चाहिए जो कि क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं और एक स्टैंडर्ड मेंटेन। व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग कई बार रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कहीं किसी को एडमिट कराना हो तो अगर आपके पास अच्छा रेफरेंस नहीं है तो एम्स में आप इतनी जल्दी किसी को एडमिट नहीं करा पाएंगे। और आपने कहा कि मैं उनको नगर पालिका अध्यक्ष को जानता हूँ, नहीं हो, और आपने कहा मैं कैबिनेट मंत्री ने फोन कर दिया, आपका लेटर है, अगर आपका रेफरेंस अच्छा है तो वो तुरंत एडमिट हो जाएगा। हिंदी में भी हम लोग जब लिखते हैं कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, वहां भी तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं, वहां पे भी हम लोग रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। और भी कई जगह है रेफरेंसेस का प्रयोग, जैसे अगर आपने किसी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा हो तो वहां पे भी कम से कम 2 या 3 प्रोफेसर का रेफरेंस मांगता है। वो प्रथा चली आ रही है, वो गलत या सही है वो बात का विषय है।
तो वहां पे भी हम लोग रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। कई जगह है कि व्यवहारिक जीवन में हम लोग, जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, आपका काम नहीं हो रहा और आपने अच्छा रेफरेंस किसी का दे दिया तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, बहुत 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 आसानी से होगा। तो व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग रेफरेंस का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका अच्छा रेफरेंस है, आपको अच्छे से बिठाएगा, तुरंत आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका रेफरेंस नहीं है तो आप 4 जगह 4 दिन वहां चक्कर लगाते रहिए, फाइल इस टेबल से उस टेबल पे घूमती रहेगी, आपका काम नहीं होगा। रेफरेंस अच्छा है तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। रिसर्च में भी यही है कि अच्छे रेफरेंस कहीं ना कहीं आपकी रिसर्च की क्वालिटी, रिसर्च की क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी को बढ़ाता है। किस तरह की बुक्स, किस तरह के जर्नल्स, किस तरह की मैगजीन्स, किस तरह के टूल्स आपने पढ़े हैं, क्योंकि वो चैप्टर में रिफ्लेक्ट ना होके सीधी आपकी जो वीडियोग्राफी आपने बनाई है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। और आपने कोई स्कोपस के 2 जर्नल्स डाल रखे हैं, उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। और अगर नहीं है, इंडिया में भी बहुत अच्छे जर्नल्स, जिसमें आपको उस दिन बताया था एनसीईआरटी के हैं, नीपा के जर्नल्स हैं, एक हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा जर्नल्स आता है, कोई नाम बताएगा? अगर आप हायर एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और आपने उस जर्नल का रेफरेंस नहीं दिया तो फिर सारे जर्नल्स बेकार हो। जर्नल्स एक जर्नल आता है हायर एजुकेशन का, यूनिवर्सिटी न्यूज, AIU, एसोसिएशन फॉर इंडियन यूनिवर्सिटी निकालती है उसको, और वो वीकली निकलता है। और हायर एजुकेशन के फील्ड में सबसे, आप उसमें देखेंगे तो वाइस चांसलर, प्रोफेसर, उससे कम उसके लिए आर्टिकल होते ही नहीं, बहुत क्वालिटेटिव। आप अगर एजुकेशन के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे वर्क करना चाहते हैं तो आपने अगर ईपीडब्ल्यू का रेफरेंस नहीं दिया, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली, स्कोपस जर्नल है, पत्रिका भी और जर्नल भी है, आपने अगर उसका स्टैंडर्ड देखा होगा, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली का, ईपीडब्ल्यू जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छा जर्नल है। कुरुक्षेत्र है, योजना है, ये भी अपने आप में बहुत रिनाउंड है। परिप्रेक्ष्य के नाम से आता है सर। हाँ, परिप्रेक्ष्य नीपा का जर्नल है, वो हिंदी में निकलता है। और एक जैपा का किया था, जर्नल ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बोथ आर द जर्नल्स ऑफ नीपा। तो सबसे पहले टू मेक द वर्क इंफॉर्मेटिव, कि आपने कोई चीज कही, आपने क्लास में, मैंने आप बच्चों से या कहीं आप ऑडियंस में हैं और आपने कोई बात कही और वो बात बिल्कुल लीक से हटकर है, तो सबसे पहले बच्चा या आपका जो साथी प्रश्न करेगा कि आपने कहां से पढ़ा, कहां पर, कैसे पता आपको, तुरंत वो रेफरेंस करेगा आने का। अगर आप दोस्तों के साथ बैठे कोई डिस्कशन कर रहे हैं और आपको कोई ऐसी चीज बताई जो उसको हजम नहीं हो रही है, तुरंत वो कहेगा कि आपने कहां से पढ़ी, रेफरेंस मांगेगा वो। और रेफरेंस आपने कहा कि हमने अवतार से पढ़ी है या पूजा गाइड से पढ़ी है, तो उसका इफेक्ट इतना नहीं पड़ेगा। आपने कहा एनसीईआरटी बुक से है, कोई इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। किसका इफेक्ट है? रेफरेंस का। रेफरेंस वो भी है और रेफरेंस वो भी है, बस इसका किस तरीके का रेफरेंस आप दे रहे हैं। अगर आपने कहा कि एनसीईआरटी की बुक से है तो फिर कोई इन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और आपने कहा कि उपकार की गाइड से है या उपकार की बुक से, तो उपकार की वो तो 60% गलतियां होती हैं, तो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी तो खराब है, दूसरे की रिसर्च की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ाएगा। आपने ईपीडब्ल्यू का रेफरेंस डाल रखा है तो ईपीडब्ल्यू इज ईपीडब्ल्यू, उसका कोई लोड नहीं है। यूनिवर्सिटी न्यूज इज यूनिवर्सिटी न्यूज, सारे वाइस चांसलर, रेनाउंड एजुकेशनिस्ट के उसमें आर्टिकल्स आते हैं। एक मेरा भी छपा था उसमें 2019 में ईपीडब्ल्यू में, वो सॉरी ईपीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी न्यूज में छपा हुआ था। तो अपने वर्क को कैसे इंफॉर्मेटिव बनाया जाए, ये भी रेफरेंस के द्वारा। रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑल सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, आपने जो स्टेटमेंट दे रखे हैं अपने रिसर्च में, उनको सपोर्ट करने के लिए भी रेफरेंस भी हमें उस पर जरूर अपने रेफरेंस में डालना चाहिए। आप कह रहे हैं, आपने कहा कि कैरियर प्रेफरेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, इसमें आप स्टडी करना चाहते हैं, बहुत अच्छा एरिया है। मेरी भी रिसर्च इसी पे है, कैरियर प्रेफरेंस पे, जीविका वरीयता कि आज आप बीएड की क्लास में देखेंगे, अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें से 50% बच्चे बीटेक, एमबीए, बीसीए, एमसीए करके उड़ाते हैं। व्हाई दे हैव चेंज देयर करियर? अगर वही करना था तो 4 साल बर्बाद किए, पहली बीएड में आगे होते।
तो अपने स्टेटमेंट को मैं अपने वे से लिख रहा हूं, लेकिन मैंने वही कह दिया कि जॉनसन 2009 ने भी स्टडी की और उन्होंने अपनी पहले चैप्टर की बात में रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूं, पहले चैप्टर में भी आपने वही साइटेशन दे दिया, क्योंकि फुटनोट का दौर खत्म हो गया, फुटनोट अब अलाउ नहीं है। पहले आप पुरानी थीसिस देखेंगे तो वहां पे 1 2 3 करके फुटनोट डाले जाते थे, इंड नोट भी, अब वो नहीं डालते हैं, वहां पे इन टेक्स्ट साइटेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। और आपने कहा कि जोन्स 2009 ने भी के अनुसार, या जोन्स 2009 ने भी बताया है कि कैरियर प्रेफरेंस को निम्नलिखित फैक्टर प्रभावित करते हैं, कारक प्रभावित करते हैं। माता पिता की आर्थिक स्थिति है, प्रेजेंट सिनेरियो है, किस तरीके के, अब कौन पढ़ना चाहता, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, कोई नहीं पढ़ना चाहता। पहले था, होगा प्रासंगिक, लोग पढ़ते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अब क्या पढ़ना चाहते हैं? जिससे नौकरी मिले वो पढ़ना चाहते हैं। जिससे नौकरी मिले वो पढ़ना चाहते हैं, बीटेक, एमबीए, बीसीए, बीआर, एमआर, इस तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज। तो अपनी रिसर्च में हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसको लॉजिकल और उसको उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए भी हम लोग रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। अगर आपने कह दिया कि इसके अनुसार, तो उसकी बात कुछ और है, आप जनरल वे में लिखते चले जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि विदेश में जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च का स्तर है कि यू कैन नॉट राइट ए सिंगल स्टेटमेंट विदाउट रेफरेंस। अगर आपने कहा है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री या इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, तो उसके पीछे आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। यू कैन नॉट से a single sentence in your resolution। एक सेंटेंस के पीछे रेफरेंस पड़ा हुआ है इन टेक्स्ट साइटेशन। तो अगर आप अपने स्टेटमेंट आपने कोई दे रखा है, उसको इंफॉर्मेटिव क्वालिटी बनाने के लिए हम लोग भी रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। गिव क्रेडिट टू अदर पीपल्स वर्क, दूसरे के काम को किस तरीके से क्रेडिट दिया जाए, इसलिए भी हम लोग रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं अपनी रिसर्च में। अवॉइड चार्जेस ऑफ प्लेगरिज्म, कि प्लेगरिज्म से कैसे बचा जाए। अगर आपने कहीं किसी का कॉपी पूरा किया है और अगर आप वहां रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपने पूरा 2 पेज कहीं का किसी का पूरा ले लिया और लास्ट में रेफरेंस दे दिया, तो वो भी प्लेगरिज्म है। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से उस टेक्स्ट को केवल यूजीसी ने, जो यूजीसी का जो सॉफ्टवेयर है उर्कुंड, अब उसका नाम बदल के ओरिजिनल हो गया। क्या नाम है? ओरिजिनल। तो वो 13 वर्ड की छूट देता है, 13 वर्ड की। 13 वर्ड एक साथ हो सकते हैं, 13 के बाद अगर 14वां वर्ड एक साथ आ गया तो तुरंत पकड़ के बता देगा कि ये जो सेंटेंस है उसके बाद उसने 13 वर्ड की छूट दे रखी है केवल, और 10% इसलिए छूट दे रखा है क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, आप उसकी डेफिनेशंस है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो आप दे सकते हैं। तो वो पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर में इंक्लूड हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर आपका अपना मौलिक होता है, तो उसमें प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं। जो अपना वर्क कर रहे हैं तो डेटा एनालिसिस करते हैं, अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन या डिस्कशन लिखते हैं। तो प्लेगरिज्म से कैसे बचा जाए, अगर आपने दे दिया तो आप कहीं ना कहीं रिसर्च इंटीग्रिटी है उसको प्रमोट कर रहे हैं। Enable others to follow up on your work, कि आपने अगर रेफरेंस दे दिया, दूसरा भी आपकी थीसिस को देखेगा। अगर कोई चीज आपने वर्क किया अच्छा लगा तो वो भी अपने वर्क में आपके वर्क को कोट कर सकता है, आपका रेफरेंस दे सकता है। और अगर आपका रेफरेंस देगा तो आपकी थीसिस की भी तो क्रेडिबिलिटी, आपके वर्क की भी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। आपने एक पेपर लिख रखा है हायर एजुकेशन पे, और मैंने हायर एजुकेशन का पेपर लिखा, मैंने आपके पेपर का रेफरेंस दिया, तो कहीं ना कहीं आपके पेपर का साइटेशन इंडेक्स बढ़ा, आपके पेपर की क्रेडिबिलिटी बढ़ी, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उसको कोट किया गया जाके। तो कौन सा इंडेक्स बढ़ जाता है? साइटेशन इंडेक्स, बहुत टेक्निकल वर्ड है। टू हेल्प द रिसर्चर टू फाइंड द ओरिजिनल सोर्स, रिसर्चर को इसमें मदद करता है कि कहां से जो ओरिजिनल सोर्सेज है पर्टिकुलर वेरिएबल का, पर्टिकुलर फिनोमिना का वो है, उसको फाइंड आउट करने में भी इसलिए हमें रेफरेंस लिखना चाहिए कि हमें मूल स्रोत पता चलता है कि आपने किन किन ओरिजिनल बुक्स को पढ़ा हुआ है पर्टिकुलर वेरिएबल के रेफरेंसेस में। टू गेट रिकॉग्निशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द वर्क, अपने काम को रिकॉग्निशन प्रदान करने के लिए और ऑथेंटिसिटी उसमें लाने के लिए, मौलिकता लाने के लिए, मान्यता देने के लिए हम लोग रेफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। यही अगर आपने आप जनरल वे में कुछ क्या कह रहे हैं और मैं उसमें सीधा लगा दूं कि अब्दुल कलाम के अनुसार, तो मेरी बात का वेटेज बढ़ जाएगा।
टू डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज, वही कि आपने किस तरीके से एक इंटेंसिव स्टडी की है, कितनी गहराई से स्टडी की है, वो भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस में। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी इज ए लिस्ट ऑफ बुक्स दैट यू हैव रेफरेंस और कंसल्टेड व्हेन राइटिंग योर थीसिस। एक बुक्स की एक लिस्ट होती है जिसको हम अपने रिसर्च के दौरान इंक्लूड करते हैं। मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूं, मुझे स्किप करनी पड़ेगी टाइम के हिसाब से। अब मैं अंतर की बात करता हूं। उससे पहले अंतर में एक टेबल मैंने बनाई है, उसके हिसाब से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में अंतर देखूं, जैसे मैंने बताया था कि रेफरेंस का मतलब होता है कि जिन्हें आपने अपने वर्क में डायरेक्टली साइट किया हो, डायरेक्टली आपको पेज नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। रेफरेंसेस में ऐसा नहीं है। आपने अगर कहीं से कॉन्सेप्ट मैपिंग की है, आपने कहीं से कुछ आइडिया बोरो किया, आपने कोई मूवी देखी है, तब भी आप अपने रिसर्च में आप बिब्लियोग्राफी के दौरान उसको साइट कर सकते हैं। अगर व्यवस्था के साथ अगर इसके हिसाब से देखें तो जो रेफरेंस है वो अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लेकिन जो रेफरेंस होता है वो अल्फाबेटिकली होता है। और इसमें हम रेफरेंस में इंटेक्स्ट साइटेशन का प्रयोग करते हैं। और जो रेफरेंस होता है, हाँ ये रेफरेंस ये मैंने बताया कि एक अगर आप कोई चीज कह रहे हैं उसका समर्थन करने के लिए हम लोग रेफरेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी तर्क का समर्थन करने के लिए बिब्लियोग्राफी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो डायरेक्टली साइटेड नहीं है। उसमें अगर आपने कहीं से कॉन्सेप्ट मैपिंग भी कर रखी है, कोई मूवी देखी और वहां से आपको कोई आइडिया आया काम करने का, तो उसका प्रयोग नहीं करते। रेफरेंसेस का प्रयोग हम कर सकते हैं किसी तर्क को समर्थन करने के लिए। और जो रेफरेंस होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्स हो सकते हैं बिब्लियोग्राफी में। ये डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो इसकी पहले वाली स्लाइड ड्राइव वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं थी, जो कि समय की सीमा है। इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एपीए स्टाइल आपको कैसे फॉलो करें। एक मैंने फिगर बनाया, उसमें ये कि दोनों जो होते हैं, सिमिलरिटी इसमें ये है दोनों में कि दोनों आपकी रिसर्च वर्क में एंड में शो होते हैं, दोनों सिमिलर इंफॉर्मेशन देते हैं। ये क्या सिमिलरिटी है इसमें बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में। हाँ ये इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा आपको काम की चीजें हैं। रेफरेंसिंग लिखने की कुछ स्टाइल्स होती हैं। आपने केवल दो या तीन स्टाइल्स को रखी होगी, एपीए और एमएलए। एपीए बहुत फेमस है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ। दूसरा एमएलए है। एमएलए का प्रयोग हम लोग ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर में ज्यादा करते हैं। और एपीए जो स्टाइल यूज होती है वो ओनली सोशल साइंसेस में, फिजिकल एजुकेशन में आपके लिए मुझे लगता है कि एपीए फॉलो करते हैं। मैंने थीसिस देखी थी एलएनआईपी की, जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है फिजिकल एजुकेशन में, अनिल लिचिबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एपीए फॉलो किया था उन्होंने। शिकागो स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिकल स्टाइल, और भी बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन स्टाइल्स को कोट करने की कोशिश की है कि इन स्टाइल से रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी लिखे जाते हैं, रेफरेंसेस लिखे जाते हैं। और इसमें जो सबसे पॉपुलर स्टाइल है वो है एपीए। जितने भी अच्छे जर्नल से, मैंने जिन जर्नल्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी न्यूज हो, ईपीडब्ल्यू हो, जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन हो जो स्कोपस का जर्नल है, भारतीय आधुनिक शिक्षा जर्नल हो, सब में एपीए फॉलो होती है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि अगर आप लोग थीसिस लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि उस थीसिस को एपीए स्टाइल में ही लिखें। अब दिक्कत कहां होती है कि एपीए का जो मैनुअल है वो इंग्लिश में है। वो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो थीसिस करने वाले हैं वो हिंदी में करेंगे 90%। अब उनके साथ समस्या ये आती है कि जब मैनुअल इंग्लिश में है तो हिंदी में कैसे लिखा जाए। तो मैंने कोशिश की है, मैं आपको बताऊंगा कि एपीए में हिंदी में कैसे लिखना चाहिए।
काम की बात है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। एक बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस लिखते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोट किया है, कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। सबसे पहला है कि जब आप रेफरेंस लेते हैं तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अगर आप बिब्लियोग्राफी भी लिख रहे हैं तो कहीं किसी बुक में कहा न्यूमेरिकली नहीं, आप हमेशा बिब्लियोग्राफी जो लिखे हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। और चूंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश की बुक्स दें, और जब इंग्लिश की बुक्स खत्म हो जाए तब हम हिंदी की बुक्स लिखना स्टार्ट करें। पहले आप इंग्लिश की बुक्स लिखेंगे, उसके बाद इंग्लिश की बुक्स के बाद हिंदी की बुक्स लिखेंगे, और वेबसाइट्स सबसे लास्ट में लिखना है, क्योंकि वेबसाइट से जैसे विकिपीडिया है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली पहले उस इंक्लूड कर देते हैं हिंदी में इंग्लिश और इंग्लिश में हिंदी, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, और वेबसाइट सबसे लास्ट में हम लोग लिखते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि कोई वेरिएबल से पर्टिकुलर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो ओरिजिन बुक है वो उसमें जरूर मेंशन करें। कोई भी वेरिएबल हो, योगा हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एडजस्टमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, कैरियर प्रेफरेंस है, डिसीजन मेकिंग है, इस पे कोई उसमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल से पर्टिकुलर फिनोमेना से रिलेटेड जो ओरिजिन बुक है, जो उसकी मूल स्रोत है, वो आपको जरूर इंक्लूड उसमें करनी चाहिए। वैल्यू एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और आपने अगर एनसीईआरटी का वैल्यू एजुकेशन जनरल्स का वहां पे मेंशन नहीं किया तो सब बेकार है। और हिंदी में कैसे लिखे हैं, हिंदी का लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे एसपी गुप्ता की आप कोई बुक कोट करना चाहते हैं, एसपी गुप्ता जी हमारे फेवरेट राइटर हैं, मैं कई बार उनसे मिला, अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर वो एक्सपायर कर गए। मैंने उनसे कहा, एक बार मुझे मिले, मैंने कहा सर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च पे, गुलाबी अनुसंधान पे एक बुक लिखना चाहता हूँ आपके साथ, या आप कहें तो मैं एक डेडिकेटेड बुक निकालूं, आप इसमें 1-2 चैप्टर मुझे दीजिए। तो वो कहने लगे मजाक में कि अगर मैं क्वालिटेटिव रिसर्च लिखूंगा तो मैं अपनी बुक में अपडेट करूंगा, तुम्हारे साथ क्यों लिखूं। वो बहुत प्रोफेशनल तरीके की गाय की काफी किताबें और बहुत फेमस, आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसका स्टैंडर्ड देखा होगा, सारी किताबों उनकी कोई जवाब नहीं। और एडवांस एजुकेशन साइकोलॉजी और जो मापन मूल्यांकन की किताब है उसका तो वास्तव में कोई जवाब नहीं। मापन मूल्यांकन और उच्चतर शिक्षा मंत्रालय और रिसर्च में भी अनुसंधान संदर्श का जो उनकी जो किताब है उसका भी कोई जवाब नहीं है। बहुत अच्छी किताब है। ये इस तरह की स्टाइल्स होती है। तो हम लोग की बात वैल्यू स्टाइल की है। अब एक काम की बात है कि हम अपनी रिसर्च में कोट कैसे करें, कैसे रिसर्च में अपनी किस तरीके से रेफरेंस को ऐड करें। दो तरीके होते हैं, तो डायरेक्ट कोटेशंस, आपने डायरेक्ट लिख दिया कि अल्कोट के अनुसार, और या तो उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। मेरा तो सुझाव है कि डायरेक्ट लिख के हम उसको पैराफ्रेज करने की कोशिश करें। अब पैराफ्रेज क्या होता है, जैसे मैंने कहा मोहन ने कठिन परिश्रम किया और वह फेल हो गया। ये डायरेक्ट कोटेशन हो गया एक तरीके का। अब मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूं, इसके अर्थ को बदल रहा हूं। मैं बदल दूंगा पूरा सेंटेंस को, लेकिन इसका अर्थ चेंज नहीं होगा। मोहन के कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी मोहन फेल हो गया। मोहन ने अथक प्रयास किया फिर भी उसको सफलता नहीं मिली। सॉफ्टवेयर नहीं पकड़ेगा सर। आप डिफरेंस है सर इसमें, क्या इसमें डिफरेंस है सर, इसमें आप इसमें बोर्ड में पैराफ्रेज है, डिफरेंस है, लेकिन अर्थ नहीं बदला है। सेकंड वाला पैराफ्रेज है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसमें कुछ मैंने ट्रांसलेट किया है, उसमें हो सकता है, लेकिन मैंने उसमें ईयर मेंशन नहीं है। अगर वो हो जाता तो क्या कुछ हो जाएगा। नहीं, वो ईयर छूट गया होगा, क्योंकि मुझे परसों पता चला, इसलिए मैंने शुरुआत में लिख दी। अब जैसे मैंने अल्कोट ने डेफिनेशंस दी है, तो अगर इसको मैं कोटेशन में लिखूं तो मैंने सीधा इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिख दिया कि आप इंग्लिश वाली डेफिनेशंस को देखिएगा।
तो और मैंने उसको पैराफ्रेज किया, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक अरेंजमेंट ऑफ दोस साइकोलॉजिकल प्रोसेस विद इन द इंडिविजुअल दैट डिफाइन हिज पर्टिकुलर एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट सेल्फ अप्रोच। मैंने उदाहरण भी आपको दिया। अब इस जो मैंने आपको उदाहरण दिया इसको हम कई तरीके से पैराफ्रेज कर सकते थे, बस ध्यान ये रखना है कि मूल उसका ना बदले। ये मैंने जो दूसरा सेंटेंस कहा कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी मोहन सफल नहीं हो पाया। मोहन ने बहुत कोशिश की, फिर भी मोहन फेल हो गया। तो हमें ये ध्यान रखना है अपने रिसर्च के दौरान हम किसी का कोट कर रहे हैं तो हम उसको पैराफ्रेज करते हैं। हिंदी में भी पैराफ्रेज हो जाता है और इंग्लिश में भी। अगर आप पैराफ्रेज करेंगे तो आपकी रिसर्च में कम से कम प्लेगरिज्म आएगा। आपने बात भी कह दी और आपने एज कॉपी नहीं किया। ये जो परिभाषा है इसको भी पैराफ्रेज कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा कि कोट कहते हैं, फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा। इन्वर्टेड कॉमा में आप नहीं लिखते। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है एज इट इज। अगर आप उसको आपको इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा और आप उसको कह सकते हैं जाके। सर हम थोड़ा बहुत चेंजेस करके प्लेगरिज्म से बचा जा सकते हैं। मूल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अर्थ का अर्थ लाओ, मैंने पहले कहा नहीं। अर्थ का ना रोको मत जाने दो, कॉमा का डिफरेंस है, बस पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाता है वहां पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मूल अर्थ उसका ना बदले। पर्सनैलिटी पे बात की है और बहुत फेमस डेफिनेशन आप लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी कि व्यक्तित्व के बारे में। तो इस तरीके से हम उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। अब इन-टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है? चूंकि फुटनोट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो हम अपनी रिसर्च में इन-टेक्स्ट साइटेशन का प्रयोग करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? जैसे मैंने कोई स्टेटमेंट लिया और मैंने उसको जहां वो सेंटेंस खत्म हुआ मैंने इट ऑल 2002 लिख दिया। अब जो 2002 जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इट ऑल करके, इसका रेफरेंस पूरा मैंने अपनी बिब्लियोग्राफी में लास्ट में दे दिया। क्योंकि अगर कोई फाइंड आउट करना चाहिए कहाँ बुक है, जर्नल है, इंसाइक्लोपीडिया है, क्या है, तो वो लास्ट में जाके अल्फाबेटिकली हमारी जो बिब्लियोग्राफी है उससे फाइंड आउट कर सकता है, ट्रेस कर सकता है। तो इस तरीके क्योंकि फुटनोट पहले क्या था, पुरानी थीसिस देखें तो वहां एक नंबर करके नीचे फुटनोट दे देते थे। फुटनोट का ट्रेंड इंडियन स्टाइल में नहीं है, सही भी नहीं माना जाता। इसलिए हम लोग अपनी रिसर्च में अब इन-टेक्स्ट साइटेशन का प्रयोग करने लगे हैं। रेफरेंसेस के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? थीसिस का रेफरेंस ले सकते हैं, जर्नल्स का ले सकते हैं, बुक्स का ले सकते हैं, लेटर ईमेल्स है, पर्सनल इंटरव्यूज हैं, वेबसाइट्स हैं। राइट है, राइट एरो ये कोई किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल है, क्योंकि अब तो ट्विटर हैंडल सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हैं, तो आप इवन किसी ने कुछ बात कही, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होती है, लोग ट्वीट कर देते हैं। सबसे काम आसान है ट्वीट करना आजकल। तो ट्विटर का भी आप या किसी यूट्यूब वीडियो का कहीं से भी आपको कॉन्सेप्ट मिला, कहीं से भी कोई आइडिया मिला, आप उसका वीडियो, तो मैंने कहा मूवी का भी ले सकते हैं। मैंने अपनी थीसिस में थ्री इडियट्स का रेफरेंस दे रखा है, क्योंकि कैरियर प्रेफरेंस पे बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उस इनपुट कैरियर प्रेफरेंस का है कि वो जो कैरेक्टर होता है वो फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन माता पिता उसको कहते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो आप किसी मूवी है, किसी यूट्यूब वीडियो है, किसी का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। ये नहीं कि जरूरी नहीं कि बुक्स हो, जर्नल्स हो या विकिपीडिया हो, कहीं का भी। लिखते समय ध्यान रखें जर्नल्स जो है तो हाई क्वालिटी जर्नल्स हो, जो मैंने आपको बताया था, स्कूपस है, एनसीईआरटी के जर्नल्स हैं, अच्छे जर्नल्स हो। एपीए की हम लोग बात करेंगे और सबसे जो लेटेस्ट एपीए का जो स्टाइल आया वो है 7th एडिशन। इस समय जो सबसे लेटेस्ट जो स्टाइल चल रहा है, इससे पहले 6th एडिशन वर्क कर रहा था। अभी जो सबसे लेटेस्ट एपीए का जो स्टाइल आया वो 7th एडिशन है, वो 2019 में लॉन्च हुआ, अक्टूबर 2019 में। भारतीय मनोवैज्ञानिक संघ से बोलते हैं और 1923 में इसकी स्थापना हुई। पहले ये सिर्फ जर्नल्स के लिए
काम करता था, लेकिन फिर उन्होंने अपना मैनुअल थीसिस के लिए भी दे दिया। और सबसे मॉडर्न अच्छे जितने भी जर्नल्स आपको मिलेंगे वो सारा एपीए में फॉलो करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। मैनुअल आप इसका खरीदेंगे बहुत कॉस्टली आपको नहीं मिलेगा। मैंने लिया, एक हमारा फ्रेंड है आईआईटी में, आईआईटी में उनके पास रिसोर्सेज बहुत है। मुझे कुछ भी जरूरत पड़ती है तो मैं उसी को भेज देता हूँ, वो डाउनलोड करके वहां से लाके मेरे पास भेज देता हूँ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि आईआईटीज के पास ई फॉर्म में बहुत मेटा है, वो लोग बहुत रेयर, वास्तव में वही लोग उसका अच्छे तरीके से यूज भी करते हैं। तो मुझे कोई भी जरूरत है पेपर की पड़ती है तो मैं उसको भेज देता हूँ, वो मुझे डाउनलोड करके कर देता। तो बिल्कुल मैंने उसी से लिया था। ये भी रेफरेंस है ना, अब मैंने उससे लिया तो मुझे वापस की बात को कोट करना है। ये भी एक एकेडमिक सीक्रेट है। तो एपीए में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले बुक्स का जानने की कोशिश करते हैं। बुक्स का जो फॉर्मेट होता है एपीए स्टाइल में, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में, सबसे पहले ऑथर्स लास्ट नेम, कॉमा, इनिशियल्स, डॉट, ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन और टाइटल ऑफ बुक। टाइटल ऑफ बुक इटैलिक किस में होना चाहिए, इटैलिक में, और डॉट और फिर पब्लिशर। 6 एडिशन इससे जो पहले था उसमें एक चेंज ये आया है कि टाइटल ऑफ बुक्स के बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन भी दिया जाता था। लेकिन अब जो 7th एडिशन जो लेटेस्ट है वहां पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन को हटा दिया गया, वहां पे सीधा टाइटल ऑफ बुक के बाद सीधा पब्लिशर का नाम। तो पब्लिशिंग हाउस का नाम ही नहीं है। हाँ, इस जगह का नाम उन्होंने हटा दिया। लेटेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ 7th एडिशन। ये एक चेंज आया है एपीएस 7th एडिशन में। जैसे मैं बता दूं, कॉल, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कॉल, कॉमा, एल, डॉट लगा हुआ है, 2010 की बुक है, फिर डॉट है, मैथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च। बुक का टाइटल जो है वो इटैलिक में है, और ये जो बुक है वो विकास पब्लिशिंग हाउस की। इस तरीके से हम लोग एक बुक का रेफरेंस लिख सकते हैं। और अगर आपने इसमें डॉट नहीं लगाया फिर आप ये नहीं कहेंगे टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि आप उसमें सिग्नेचर कर चुके हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है नैतिक कि उसमें कमियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप अब सवाल दिक्कत यह कि 2 अक्षर है तब कैसे लिखना चाहिए, तो उसके लिए है कि बेस जेडब्ल्यू, इस साइन को क्या बोलते हैं हम लोग, टेक्निकली नेम बताइए, इसलिए मैंने पूछा। ये जो बीच में एम्परसेंड क्या बोलते हैं, एम्परसेंड, ये जो एंड बोलते हैं, लेकिन इसको टेक्निकली हम लोग एम्परसेंड बोलते हैं। कौन, जेम्स बी, 2010, रिसर्च इन एजुकेशन एंड प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया। ये अगर 2 राइटर है तब हम इस तरीके से अपनी रिसर्च में रेफरेंसेस को लिखेंगे। अब हिंदी, क्योंकि हम लोग हिंदी में अगर थीसिस कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं ज्यादातर होता है, व्यवहारिक जो होता है कि हिंदी की बुक ज्यादा पढ़ते हैं। अब हिंदी के रेफरेंसेस के, बुक्स के रेफरेंसेस को किस तरीके से अपनी रिसर्च में कोट किया जाए, उसके लिए जैसे मैंने बताया, गुप्ता एसपी 2006 डॉट, आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन इटैलिक में, फिर डॉट, और ये बुक है जो शारदा पुस्तक भवन। अगर ये 6th एडिशन में होता तो शारदा पुस्तक भवन से पहले इलाहाबाद और सेमीकोलन फिर लिखा जाता, लेकिन 7th एडिशन में उन्होंने जो पब्लिकेशन के प्लेस को हटा दिया। ये बिल्कुल लेटेस्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 2 जगह सेम पब्लिकेशन सेम नेम से हो, लेकिन स्थान अलग अलग हो, एक आगरा का हो, एक इलाहाबाद का हो, लेकिन नाम कोइंसिडेंस होता है, वैसे होता नहीं है। अगर होता भी है तो प्लेस का नाम है ही नहीं, तो वही तो सर कंफ्लिक्ट हो जाएगा ना कि यहाँ की है कि वहाँ की है, तभी तो कंफ्लिक्ट होगा। सर अगर ईयर चेंज होता 2 राइटर से सकता, हाँ तो किताब अपडेट होती रहती है, अपडेटेड वर्जन भी तो किताब किया है, हाँ 2006 लास्ट में किया है। अगर ये बेस्ट जेडब्ल्यू की बुक पहले की है और आने की बाद में तब प्रैक्टिकली लिखना चाहिए ना पहले। ये तो मैं उधार दे रहा हूँ जाके, और बुक के जो होते हैं वो अपडेट्स होते रहते हैं, एडिशन अपडेट होते रहते हैं, 2010 में, 2015 में, तो वो लोग अपडेट करते रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। एक अगर 2 राइटर की बुक है, कुमार एस
और OLJS 2021 शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार राखी प्रकाशन। ये मेरी अपनी बुक है, मैंने 2021 में पब्लिश किया है, एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है और ये मनोविज्ञान एजुकेशन और बीएड दोनों के लिए चलिए मार्केट में भी है। तो इस तरीके से 2 राइटर की बुक्स है, तो उसको आप लिख सकते हैं। मेरी भी किताब चल रही है इस टाइम मार्केट में। जी राखी पब्लिकेशन की है सर, अंशु वर्मा के साथ। हाँ, मैंने कोशिश की है कि मनोविज्ञान को किस तरीके से सोशियोलॉजिकल निकाला है। हाँ, मैंने कोशिश की अपनी किताब में, आप देखेंगे तो किस तरीके से मनोविज्ञान को बहुत सरल से बनाया जाए। जैसे मैं जस्ट एक आपको उदाहरण दूं, जैसे पर्सनैलिटी की बात मैं करूं तो मैंने काफी उदाहरण दिए कि पर्सनैलिटी परिभाषा अपनी जगह है। पर्सनैलिटी जो है आंतरिक और बाहर गुणों का समन्वय। जैसे मैं कहा पर्सनैलिटी डायनामिक कब होती है कि नाम लेने की जरूरत ना पड़े। मैंने जैसे आपसे कहा कि अहिंसा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में तुरंत महात्मा गांधी जी का नाम आया, दैट इज पर्सनैलिटी। मैंने कहा दानवीर, बताने की जरूरत नहीं है, धर्मराज, दैट इज पर्सनैलिटी। अभी पहला प्रयास है, मेरी पहली किताब थी, कोशिश कर रहा हूँ फिर और आने वाली है। हाँ, अगर 3 से ज्यादा ऑथर है तब क्या करेंगे? इटॉल का प्रयोग करते हैं। इटॉल का आप देख लीजिए क्या मतलब होता है, और दूसरे। इटॉल का क्या मतलब होता है, और दूसरे। अगर मोर देन 3 ऑथर है तब हम इस तरीके से करेंगे। और इटॉल का जो तरीका है लिखने का वो इस तरीके का है, बहुत से लोग डॉट लगा देते हैं, इस तरीके से नहीं, इट AL और वो भी स्मॉल नंबर। अगर मोर देन 3 ऑथर है तब हम इस तरीके से किसी बुक का रेफरेंसिंग करेंगे। इट इज एक्सट्रैक्टर और रिटायर में डिफरेंस है। जर्नल के आर्टिकल को मैं कैसे कोड करना है? ऑथर लास्ट नेम, कोमा, इनिशियल्स उसका, डॉट, ब्रैकेट में ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ आर्टिकल, फिर डॉट, और टाइटल ऑफ जर्नल शुड बी इन इटैलिक। अब यहाँ पे बुक का टाइटल इटैलिक नहीं, जर्नल का जो टाइटल है वो इटैलिक है, और वॉल्यूम भी इटैलिक है, और इशू इटैलिक नहीं है ब्रैकेट में। और आप अगर कहीं से आपने रिट्राइव किया तो उसका URL दे सकते हैं। URL सुना होगा, क्या होता है URL? URL का फुल फॉर्म क्या बताएंगे? होस्ट लोकेटर। तो इस तरीके से मैंने एक उदाहरण देने की कोशिश की है, एंड्रयू W 2000 द इवॉल्विंग यूरोपियन मॉडल ऑफ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फाइनेंस। आप देखिए इसको, जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स। ये जो है जर्नल का जो टाइटल है वो इटैलिक फॉर्म में है, और जो वॉल्यूम है वो भी इटैलिक में है, लेकिन इशू जो ब्रैकेट के अंदर है वो इटैलिक में नहीं है। तो जर्नल का टाइटल और वॉल्यूम नंबर, ये दोनों चीजें इटैलिक में हम लोग रखते हैं 730। सिर्फ बहुत से लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि सिर्फ जर्नल के टाइटल को इटैलिक में रखते हैं। टाइटल के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है जिसका वॉल्यूम नंबर है वो भी इटैलिक में हो। एक मैंने उदाहरण ये दिया, मोनिटी एसबी 1999 एजुकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सिटी न्यूज 3749 इसका वॉल्यूम नंबर है, और 49 इशू नंबर है, और कॉमा 14 to 19 उसका पेज नंबर है। इस तरीके से हम किसी भी जो शोध पत्रिका है उसके रेफरेंसेस को कोड कर सकते हैं। हिंदी में अगर हम इसको देखें, क्योंकि हमें जर्नल का हिंदी में लिखना है, तो दुबे, BC 2021 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर शैक्षिक प्रेरणा तथा समायोजन का प्रभाव डॉट भारतीय आधुनिक शिक्षा 31 ये इटैलिक में हो पाया 389 to 95। इस तरीके से हमें हिंदी में लिखना जाएगा। तो हिंदी में से जो रहेगा वो इटैलिक लिखा। हाँ, वो प्रोसेस वही, इसलिए मैंने ऊपर उसका पूरा फॉर्मेट है वो लिख दिया कि जर्नल का टाइटल और वॉल्यूम नंबर शुड बी इन इटैलिक फॉर्म। अब ऑनलाइन जर्नल्स होते हैं उनके साथ उनका भी अलग फॉर्म होता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसको। तो हमें लिखने समय ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी फॉर्म तो वैसा ही रहेगा, जर्नल का नेम और जो वॉल्यूम है वो एक जैसा ही रहेगा, लेकिन हमें साथ में उसका जो URL एड्रेस है वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पहले रिट्राइव फ्रॉम लिखा जाता था, रिट्राइव फ्रॉम ना लिख के हम सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसके URL एड्रेस को, और ऑन कब हमने एक्सेस किया, ये बहुत जरूरी चीज है टेक्निकली। कभी कभी क्या होता है कि
कोई रिव्यूअर है, आपने जर्नल भेजा और वो आपके रेफरेंस चेक करना चाहता है, उसने क्लिक किया और वो वेबसाइट नहीं खुली। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सर्वर डाउन हो सकता है, या वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो हट गया हो, तो ये आपकी तो गलती है नहीं, तो आपने वहां डाल दिया कि इस डेट में इस टाइम को हमने ये आर्टिकल एक्सेस किया था, आपने डेट डाल दी, आपका काम खत्म हो गया। तो ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आप कोई इंटरनेट से या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई पेपर है उसको अगर आप साइट कर रहे हैं तो उसकी डेट और इवेंट टाइम भी मेंशन कर देना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका काम वहां खत्म हो गया। अगर आपने डेट एंड टाइम डालिए तो उसको तो लगेगा फेक ही फेक है। अगर आपने डेट और टाइम मेंशन कर दिया दैट मींस कि आपने उस पर्टिकुलर डेट में उसको एक्सेस किया था, उस समय वो अवेलेबल था, हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो सकता हो कि उसका बहुत सारे टेक्निकल कारण हो सकते हैं, वेबसाइट नहीं खुल रही है, सर्वर डाउन है। मैं आगे बताऊंगा, तो बताया कि डेट तो जरूरी है, लेकिन यार और ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए टाइम भी डाल देना चाहिए। इस तरीके से ऑनलाइन जर्नल को लिख सकते हैं। थीसिस के लिए क्या है, ऑथर लास्ट नेम कॉमा उसका इनिशियल ईयर फिर डॉट डिसर्टेशन टाइटल, डिसर्टेशन का थीसिस भी है, और ब्रैकेट में वो अनपब्लिश्ड टाइप ऑफ डिसर्टेशन थीसिस, और लास्ट में यूनिवर्सिटी है। जर्नल बुक हम सही लिखते हैं, लेकिन थीसिस का रेफरेंस लिखने में हम लोग गलती कर रहे थे। अगर मैं इसको उदाहरण के तौर पे कहूं, श्रीवास्तव कॉमा पी फिर यहां डॉट 2021, और उनका ये टाइटल है रिडक्शन इन मेंटल एज ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट थ्रू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रेनिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया डॉक्टरल थीसिस डॉट, और ये थीसिस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की। इस तरीके से किसी भी थीसिस का हम एक सही फॉर्म में रेफरेंस दे सकते हैं अपनी बिब्लियोग्राफी में। हाँ, अब चूंकि मैंने लाइब्रेरी जाना हम लोगों ने बंद कर दिया, सब चाहते हैं कि ऑनलाइन, अच्छी बात है, और सारी थीसिस जो मैंने आपको उस दिन बताया था शोध गंगा पे है। इवन जो भुज के जो सर्वे हैं वो भी सारे एनसीईआरटी ने ऑनलाइन कर दिए। मैंने आपको वेबसाइट उस दिन बताई थी, आप सारे जो सर्वे हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। अब आपने ऑनलाइन एक्सेस किया है तो ऑनलाइन थीसिस का रेफरेंस देने का भी एक अलग पैटर्न है। इस तरीके से अब आप लिखेंगे रिट्रैक्ट फ्रॉम, और जो शोध गंगा का जो एड्रेस होता है हाउ टू, उसमें जब आप खोलेंगे शोध गंगा हाउ टू साइट थीसिस, तो उसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे यूआरएल एड्रेस को पूरा। ये जो पर्टिकुलर थीसिस है हमने इस यूआरएल एड्रेस से शोध गंगा से ली है। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग कमीशन की है, वुमेन एम्पावरमेंट पे कर रहे हैं तो एनसीडब्ल्यू की है, इस तरीके से कमीशंस की रिपोर्ट्स हैं, उनको कैसे लिखा जाए, तो उनके लिखने का भी पर्टिकुलर एक तरीका है। ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा जाए, फिर डॉट हो, ईयर ब्रैकेट में, मंथ डेट, पेज का टाइटल क्या उस रिपोर्ट का, साइट नेम क्या है, और लास्ट में यूआरएल। इस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट रिपोर्ट को, चाहे वो यूजीसी की रिपोर्ट हो, प्लानिंग कमीशन की हो, वुमेन्स एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट हो, किसी भी, क्योंकि रिसर्च में मेनली जब हम लोग पहला चैप्टर लिखते हैं तो सेकेंडरी डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वुमेन एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप वुमेन एजुकेशन का जो डेटा है वो आप पूरा दें। वो आपको कहां से मिलेगा, या तो प्लानिंग कमीशन की डिपार्टमेंट से मिलेगा, या जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है वहां की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो आपने जो सेकेंडरी सोर्सेज लिया है उसका रेफरेंस आपको इस तरीके से लिखना चाहिए। ये तो प्राइमरी सोर्स है और प्राइमरी सोर्स, हाँ, लेकिन सोर्स है कोई भी सोर्स हो, लेकिन हमें अपनी बिब्लियोग्राफी में उसको इंक्लूड करना है। डेटा वो प्राइमरी हाँ, सोर्स, वो बिब्लियोग्राफी में दोनों, मैंने जब स्टार्टिंग लिखा बताया था कि रेफरेंस में रेफरेंस होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है, और बिब्लियोग्राफी में हम दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी थी। तो हम उस जो हमने रिपोर्ट जहां से डाउनलोड की है उस रिपोर्ट की वेबसाइट या जहां से हमें मिली है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उसको हमें अपनी बिब्लियोग्राफी में इंक्लूड कर देना चाहिए। YouTube वीडियो का भी आजकल काफी सारे कॉन्सेप्ट्स पे लोग YouTube का वीडियो बनाते हैं, तो अगर आपको कहीं से कुछ भी आइडिया मिला तो आप YouTube वीडियो का भी रेफरेंस अपनी थीसिस में लिख सकते हैं। उसके लिए चैनल
का नाम है, ईयर ब्रैकेट में मंथ, डे ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल ऑफ वीडियो, वेबसाइट और यूआरएल, जो यूट्यूब का जो पूरा यूआरएल होता है उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम यूट्यूब का रेफरेंस दे सकते हैं। न्यूज़पेपर का भी है। न्यूज़पेपर का अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि काफी सारे आइडिया संपादकीय आपको पढ़ते होंगे, बहुत से लोगों को इंटरेस्ट रहता है, तो कई सारे बनने के सूत्र संपादकीय निकलते हैं। मैंने आपको नाम दिया जगमोहन सिंह राजपूत जी हैं, जो एजुकेशन पे बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स उनके होते हैं। तो अगर आपने कोई संपादकीय से कोई मैटर लिया है या कुछ आइडिया लिया है, तो आपको संपादकीय का रेफरेंस अपने रिसर्च में इंक्लूड करना चाहिए। जैसे संपादकीय के मामले में अगर देखें द हिंदू सबसे अच्छी जो संपादकीय मानी जाती है वो द हिंदू न्यूज़पेपर है। तो यूपीएससी वगैरह जो लोग तैयारी करते हैं तो उससे बेस्ट नहीं होती है। द हिंदू ऐसा लाइव में काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा होगा, बहुत करंट वर्निंग टॉपिक्स पे वो लोग करते हैं, रिसेंट टॉपिक्स पे जाके। तो मुझे भी लिखने का शौक है, लेकिन मैं उस अभी लेवल तक नहीं पहुंच पाया हूँ। आज वगैरह मेरे निकलते हैं। नाम का भी बहुत बड़ा असर होता है। ट्विटर अगर आप किसी ने कोई ऑफिशियल है या कोई संस्था है, सबका आजकल ट्विटर हैंडल जरूर होता है। तो अगर किसी ने कोई बात, कोई स्टेटमेंट पर्टिकुलर महिलाओं के संबंध में या शिक्षा के संबंध में कोई अगर आप कोई ट्वीट किया है और आप उसको कोट कर रहे हैं, तो इस तरीके से ट्विटर हैंडल का भी रेफरेंस आप अपनी बिब्लियोग्राफी में दे सकते हैं। उसके लिए ऑथर नेम है, डॉट है, इनिशियल्स और ब्रैकेट में @यूजर नेम, डॉट ब्रैकेट में ईयर, मंथ, डे, टेक्स्ट ऑफ ट्वीट, ब्रैकेट में ट्वीट और ट्विटर का पूरा यूआरएल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक मैंने उदाहरण दिया इसका, इस तरीके से हम लोग ट्विटर हैंडल के रेफरेंस को अपनी बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट सब लोग अपनी रिसर्च में देते हैं और हम लोग कोशिश क्या करते हैं, देखते हैं, मैं किसी देखता हूं कि सबसे लास्ट में पूरे वेबसाइट का एक केवल यूआरएल एड्रेस पेस्ट कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। एचटीटीपी जो करके आता है वो पेस्ट कर देते हैं। नहीं ऐसा करना चाहिए। वेबसाइट के एड्रेस को भी लिखने का अपना एक एपीए स्टाइल में अलग पैटर्न होता है। किस तरीके का होता है, अगर वो वेबसाइट कॉर्पोरेशन की है, ब्रैकेट में हम डॉट लगाएंगे, ईयर, वेबसाइट वाज लास्ट अपडेटेड, पब्लिश्ड, कॉमा, मंथ, डे इफ गिवन और टाइटल ऑफ द वेबसाइट और यूआरएल। जैसे मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एक एनडीपी पे कंटेंट लिया हुआ है, तो मैंने लिखा सीएसएम यूनिवर्सिटी, ये 2021 17 दिसंबर को अपडेट हुई है, खुल रही है। और ये वेबसाइट का जो टाइटल है वो छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, और इसका जो मैंने पूरा यूआरएल था वो मैंने उसको वहां पे पेस्ट कर दिया। विकिपीडिया से भी हम लोग बहुत सारा कंटेंट लेते हैं और विकिपीडिया के रेफरेंस को भी हमें किस तरीके से अपनी रिसर्च में इंक्लूड करें, उसका भी पैटर्न एपीए स्टाइल में दिया हुआ है मैनुअल में। टाइटल ऑफ एंट्री, डॉट, ईयर, आर्टिकल वाज एडिटेड, मंथ, डे और इन विकिपीडिया वो इटैलिक में, और उसका पूरा यूआरएल एड्रेस हम यहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का मैंने कोई मैटर लिया, तो मैंने यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा और मैंने एक्सेस किया है 17 दिसंबर 2021 को, और मैंने लिख के पूरा विकिपीडिया का जो यूआरएल एड्रेस है वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कोई भी टॉपिक कॉन्सेप्ट होता है हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी सर्च सबसे पहले करते हैं तो विकिपीडिया के सबसे पहले रेफरेंस आता है। तो पेज खुलेगा, आपने लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली विकिपीडिया का ही खुले। सर विकिपीडिया में भी रेफरेंसिंग होती है, विकिपीडिया में उसमें भी रेफरेंसिंग और साइटेशन होता है। हाँ, लेकिन ये जो मैंने तो दिया है वो एपीए स्टाइल के मैनुअल के हिसाब से दिया है। अब दिक्कत ये होती है कि कभी कभी हम रेफरेंस को हमें मैटर बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ चीजें मिसिंग होती हैं। तो मिसिंग चीजों को कैसे इंक्लूड किया जाए, उसका ये तरीका है कि अगर ऑथर का नाम आपको नहीं मिल रहा है तो आप वहां सोर्स का टाइटल डाल दीजिए और ईयर लिख दीजिए, तो आपका वो मान होगा। डेट नहीं है तो एनडी लिख देते हैं शॉर्ट में। जैसे कोई बुक है और आप उसकी डेट नहीं मिल रही है, पेपर की डेट नहीं मिल रही है पर्टिकुलरली, तो हम उस ब्रैकेट में जाके एनडी लिख देते हैं। एनडी का मतलब नो डेट। पेज नंबर नहीं है तो इस तरीके से हम पूरा
OL 2020 चैप्टर 4 कर देंगे। इस तरीके से हम करेक्शन कर सकते हैं जहां पर हमें डेट मिसिंग है, पेज नंबर मिसिंग है और ऑथर का नाम मिसिंग है। सर पेज नंबर मिसिंग होगा तो क्या करेंगे? ये इसमें लिखा हुआ है केवल चैप्टर का नाम करेंगे, चैप्टर 4 तरीके से मिलेगा। एमएल, चूंकि एमएलए पे टाइम हम लोग बात नहीं करेंगे। एमएलए जो यूज की जाती है वो मोस्टली हम लोग जान लीजिए आप लोग केवल ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज के लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अंदर ये होता है कि यहाँ पे हम लोग उसका नाम रेफरेंस लिखते हैं, लेकिन वहां पे उसका नाम रेफरेंस न लिख के वर्क साइटेड, क्या लिखा जाता है चैप्टर का नाम? वर्क साइटेड लिखते हैं एमएलए में, वर्क साइटेड। अब उसका जो पैटर्न होता है वो काफी डिफरेंट होता है एपीए से, क्योंकि वो लोग मेनली ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर के लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश में कोई थीसिस कर रहा है तो वो एपीए में नहीं लिखेगा, वो एमएलए स्टाइल में लिखेगा। बस सिर्फ आप लोग एक ग्लिम्स देख लीजिए डिफरेंसेस क्या होता है एपीएमएलए में। इस तरीके से जैसे मैंने एपीए में दिया OLJS 2021 पेज नंबर 28, वो सिर्फ इनिशियल का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सिर्फ लोग टाइटल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे रेफरेंस हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, वो लोग वर्क साइटेड इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग जैसे मैं इनिशियल्स की बात करता हूँ, जैसे पूरा नाम है तो OLJS, तो वो लोग पूरा नाम लिखते हैं, वो लोग इनिशियल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं एमएलए वाले। और एपीए बनाएंगे वो अलग से टाइटल पेज बनाएंगे, उसका नाम देंगे बिब्लियोग्राफी, लेकिन वहां पे अलग से पेज नहीं बना के ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं और उसका जो टाइटल नेम देते हैं वो देते हैं वर्क साइटेड। ये एक डिफरेंस होता है एपी और एमएलए में। ये किस तरीके से रेफरेंस को पेज को बनाया जाए, ये मैंने कोशिश की है पेज के माध्यम से कि आपका जो रेफरेंस का पेज हो वो एपीए स्टाइल में इस तरीके का होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब यहां से स्टार्ट हुआ तो इसके बीच में हैंगिंग इंडेंट मैंने दे रखा है। देखो आप दूसरी लाइन बिल्कुल नीचे से नहीं आ रही है, इसको इंडेंट बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंट बोला जाता है इसको। तो हम रेफरेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो कोई हमने रेफरेंस लिखा तो उसकी जो लाइन है वो एक सीट में नहीं आएगी, उसमें इंडेंट बोला जाता है, हैंगिंग इंडेंट बोला जाता है। और वो जो हैंगिंग इंडेंट होता है 0.05 इंच, कितना होना चाहिए? 0.05 इंच। इसका भी एक क्राइटेरिया है एपीए स्टाइल में, इवन किस पेज पे पेज नंबर नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से इंडेक्स लिखी जानी चाहिए, हर एक चीज का एपीए स्टाइल का फॉर्मेट दिया हुआ है मैनुअल में। कि जैसे हम चैप्टर 1 आपने स्टार्ट किया तो चैप्टर 1 पेज नंबर 1 पढ़ना चाहिए। चैप्टर 1 जहां से आपने स्टार्ट किया उसमें पेज नंबर 1 नहीं डाला जाएगा, 2 नंबर से शुरुआत की जाएगी। तो आपने चैप्टर 1 जहां से लिख रखा है उस पे पेज नंबर नहीं पड़ेगा। आगे आने वाले जो पेजेस हैं, आपका डिक्लेरेशन है, गाइड का सर्टिफिकेट है, आपकी इंडेक्स है, आपकी जो डायग्राम लिस्ट है, उन पर रोमन में नंबर डाले जाते हैं। ये भी है, जब मैं थीसिस के बारे में आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट इफेक्टिव थीसिस, तो किस तरीके से कहाँ गाइड का सर्टिफिकेट लिखना चाहिए, कहाँ आपका सर्टिफिकेट लिखना चाहिए, कितनी उसमें मार्जिन होना चाहिए लेफ्ट से राइट से, पूरा एपी का एक पूरा फॉर्मेट है और वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। थीसिस बहुत अच्छी लिखी है लेकिन आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, मार्जिन रख दिया लेफ्ट से 2, गलत है। आपने पेज नंबर वहां 1 2 3 कर दिया, जबकि वहां पे रोमन में डाला जाना चाहिए। शुरुआत वाले जो चैप्टर्स होते हैं और आपने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया और आपने पेज नंबर 1 डाल दिया, वो भी गलत है। कई लोग जो पेज नंबर है वो नीचे डालते हैं, एपीए स्टाइल में हमेशा पेज नंबर राइट हैंड साइड में डाला जाता है टॉप पे। आपको एपीए की जितनी थीसिस मिलेगी वो उनमें पेज नंबरिंग जो होगी वो राइट हैंड साइड में होगी और वो टॉप पे होगी, बॉटम में नहीं, ना मिडिल में। एपीए स्टाइल का फॉर्मेट है। किस तरीके से सर्टिफिकेट सब एक उन्होंने पूरा मैनुअल में दे रखा है, किस तरीके से सर्टिफिकेट होगा, किस तरीके से इंडेक्स लिखी जाएगी, जो इंडेक्स आप हम लोग लिखते हैं उस तरीके से, फिर कैसे चैप्टराइजेशन होगा, टूल्स किस तरह लगेगा, अपेंडिक्स में लगेगा, रॉ डेटा लगेगा या नहीं लगेगा, वो सब उसका एक पूरा फॉर्मेट है। हम अपनी तरफ ना रिसर्च में रहेगा, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते, सारी चीज फ्रेम्ड है और वो सिस्टमैटिक रहे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इस तरीके से हैंगिंग इंडेंट रहता है उसमें, मैंने लिखा देखो ये हाफ इंच का रहता है, डबल स्पेसिंग रहती है बिटवीन द रेफरेंसेस में, और पेज नंबर इन द टॉप ऑफ राइट हेडर।
रेफरेंसिंग टूल्स है, आप लोगों के लिए नए होंगे, मतलब आप लोगों ने नहीं सुने होंगे कि क्योंकि इंटरनेट है तो कुछ रेफरेंसिंग टूल्स आ गए हैं जिनके माध्यम से हम रेफरेंस जनरेट कर सकते हैं। जैसे स्कोपस के जो जर्नल्स होते हैं उनका ऑनलाइन डेटाबेस रहता है। आपने एक ये बहुत फेमस और पॉपुलर रेफरेंसिंग टूल है, आपने नाम सुना होगा, मेंडले। उसमें क्या होता है, जैसे आप राइटर डालेंगे, जैसे मेरा पेपर कोई पब्लिश है और आपने नाम डाला गोयल जेयर, पूरा पेपर मेरा हाईलाइट होने लगेगा और वो आप उस पर क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। अगर वो ओपन एक्सेस जर्नल है तब तो आप उस पूरा पेपर को खोल लेंगे, अगर वो पेड जर्नल है तो सिर्फ उसमें एब्स्ट्रैक्ट खुलेगा और वो कहेगा कि इफ यू वांट टू द फुल पेपर यू पे द फीस। तो उसका रेफरेंस जो पूरा है एबी स्टाइल में वो पूरा रिफ्लेक्ट होने लगेगा और उसको कॉपी करके आप अपने या तो उसमें इंपोर्ट कर लीजिए, उसको आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। मेनली जो फ्री रेफरेंसिंग टूल सॉफ्टवेयर है और बहुत फेमस है, ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं मेनली। उससे क्या फायदा क्या है, एक तो गलतियां नहीं होती बिल्कुल, जो मैंने लगाया कि आप अपनी थीसिस करा रहे हैं, आपका पूरा फोकस चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पे है, कहां डॉट लगा है, कहां कॉमा लगा है, कहां इटैलिक नहीं हुआ है। अब ये बिल्कुल सही बात है, आप 10 बार थीसिस को देखेंगे, आपने किसी से भी प्रूफ रीड करा लीजिए हिंदी इंग्लिश की थीसिस, जितनी बार देखेंगे उतनी बार गलतियां मिलेंगी। मैं अपनी थीसिस बाइंड करा रहा था 17 में, तो मैं टाइपिस्ट के पास, मैंने खुद अपनी चूंकि टाइप की है तो मैं उसके पास बाइंडिंग कराने गया तो मैंने देखा यार इसमें तो गलती मिल रही है, तो उसने ठीक कर दी। फिर दूसरा पेज आया, मैं कहा इसमें हिंदी भी लगी हुई है, उसने कहा सर बंद कर दीजिए इसको, जब उसी दिन खोलना जिस दिन आपका वाइवा होगा, जितनी बार खोलोगे हर पेज पे कोई ना कोई गलती मिलेगी। जब आप विश्वास मानिएगा, मैंने उसको 10 बार प्रूफ रीड किया था तब भी उसमें नहीं, लेकिन गलतियां थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन थी जाके। तो लिखा भी उन्होंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, जो रिपोर्ट लिखी गई तो प्रोफेसर इकबाल सर एनसीईआरटी में प्रोफेसर है, वो मेरी थीसिस को इवैल्यूएशन उन्होंने किया और वो जी एक्सपर्ट भी आए थे, उन्होंने मेरा वाइवा लिया, एनसीईआरटी में प्रोफेसर है। तो ये रहती है कभी, लेकिन जब हम टूल्स का प्रयोग करते हैं तो वहां पे एक्यूरेसी बढ़ जाती है, संभावना नहीं रहती है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया साइट टूल है, साइटेशन मशीन टूल है, मेंडले है, और इस तरीके से जो टूल्स हैं कुछ पेड है कुछ फ्री है। इसमें इन टूल्स का प्रयोग करके हम लोग रेफरेंसिंग को उसमें एक्यूरेसी ला सकते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। तो साइटेशन में कुछ लोग कहते हैं सर कि फुल जस्टिफाई होना चाहिए रेफरेंस पेज, और कुछ लोग कहते हैं कि फुल जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, लेफ्ट अलाइंड होना चाहिए, राइट अलाइंड नहीं होना चाहिए। तो सर दोनों में किसकी बात सही माना जाता है? एक ये स्टाइल का जो अपना मैनुअल है मैंने बताया उस हिसाब से करना चाहिए। जब उसमें हैंगी इंडेंट है वो होता है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट साइड फुल जस्टिफाई नहीं होना इसकी कोई जरूरत नहीं। फायदा क्या है इससे, हम ऑनलाइन डेटाबेस इंपोर्ट कर सकते हैं टूल से, वेब बेस्ड होते हैं और इससे ऑटोमेटिकली जब हम इंपोर्ट कर लेते हैं तो बिब्लियोग्राफी ऑटोमेटिक बन जाती है और हम उसको पेश कर देते हैं। एक्यूरेसी बहुत रहती है और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, गलती होने की संभावना नगण्य होती है। ये जो डॉट लगा रहा है, कॉमा लग रहा है, वो उसकी जो आपको आप इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे तो संभावना नहीं रहेगी। इस तरीके से हम ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। अगर हम इसका समअप करें पूरे लेक्चर का तो कहेंगे कि सबसे जरूरी चीज है कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज फॉलो करें, प्राइमरी सोर्स पर ज्यादा फोकस करें और जो भी रेफरेंसेस हैं वो हाई क्वालिटी जर्नल बुक्स हो, प्राइमरी सोर्स उसमें ज्यादा हो। तो कहीं भी मैंने आपको बताया शुरुआत में एक फोल्डर बना दें, कहीं से कोई भी चीज ली है तो उसका एक फोल्डर या तो सॉफ्ट फॉर्म हो सकता है, आप अलग से फाइल भी बना सकते हैं। तो जहां से आपने कुछ लिया तुरंत उस रेफरेंसेस को वहां पे नोट करते हैं तो मिस नहीं होगा। और आपने मेहनत की है कहीं से रिव्यू तो आपने लिख लिया लेकिन उसका रेफरेंस नहीं है तो आपके लिए तो यूजलेस हो जाएगा। आपने मेहनत की है वो बेकार हो जाएगी। कहाँ रेफरेंस नहीं लिखना चाहिए, हर जगह जरूरी भी नहीं। जब आप अपना ऑब्जर्वेशन खुद लिख रहे हैं, डेटा एनालिसिस करें अपना ऑब्जर्वेशन, वहां पे हमें नहीं लगता कि जब आपका वो चीज आपकी मौलिक है उसमें रेफरेंसेस नहीं यूज करनी चाहिए। अपने एक्सपीरियंस लिख रहे हैं किसी और आप किसी कोई पेपर लिख रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस दे रहे हो उसके बारे में, तो वहां पे जब अपना आपका खुद का एक्सपीरियंस है तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि रेफरेंस की कोई जरूरत है।
ये चीज भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। जनरली जो फैक्ट बोले जाते हैं एक्सेप्टेड ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वहां पे भी क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है तो वहां पे भी हमें लगता है की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई आप ऐसी बात कहना चाहते हैं जो पर्टिकुलर चीज के लिए या पर्टिकुलर फील्ड में वो चीज किसी चीज के लिए नहीं है, तो तुरंत आपको वो तुरंत व्यक्ति आपसे पूछेगा कहां से पढ़ा आपने, तो वहां पे अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए हम लोग रेफरेंस का प्रयोग कर सकते हैं। कोई क्वेरी आप लोगों की समस्या, कोई क्वेरी? सर ऑफर में एक ही साल में दो कंसेप्ट दिए हुए हैं, उनको फाइनेंशियल में कोड करके एक ही ऑफर में एक ही साल में एक ही डिफिनेशन के लगभग सिमिलर टाइप का डिफिनेशन अलग अलग, या तो रिसर्च पेपर आप लिया होगा या तो बुक होगी। रिसर्च पेपर की बात करूं हाँ, तो रिसर्च पेपर वो पर्टिकुलर रिसर्च पेपर किसी अलग अलग जर्नल में पब्लिश हुआ होगा, या एक ही जर्नल में होगा तो उसका वॉल्यूम नंबर इशू नंबर अलग होगा, तो आप वॉल्यूम नंबर इशू नंबर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ईयर में जैसे 16 का है 16 में है, हाँ, तो उसका वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होगा। और आजकल ट्रेंड चल गया है कि बहुत सारे ऑफर एक ही जर्नल में एक ही हाँ, लेकिन वो सेम, हाँ उसका पेज या तो सेम जर्नल में है तो उसका पेज नंबर डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट जर्नल में तो उसका इशू अलग अलग होगा, सेम बिल्कुल नहीं होगा। सेम जर्नल में सभी पेज नंबर अलग अलग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए, और 10-12 मिनट में आप लोगों को आऊंगा। जब आप लोग पीएचडी कर रहे हैं, मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है, जल्दी से आप लोगों की सबमिट हो और सभी लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि पीएचडी करना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल काम है। असली सिचुएशन प्रॉब्लम जब आएगी जब आपकी पीएचडी जमा हो जाएगी, जब आपको डिग्री मिल जाएगी, कि फिर सोसाइटी के लोग किस तरीके के तंज मारते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती है, असली सिचुएशन तब शुरू होती है। पीएचडी करना बहुत सरल है, बात हो जाएगी। असली चैलेंज जब होगा जब आप पीएचडी कर लेंगे, जब आपके पास एक सम्मानजनक जॉब या इस तरीके की नहीं होगी, सोसाइटी के लोग पीएचडी पास में घूम रहे हैं, इस तरीके जो बल्कि एक फिनोमेना बना हुआ है, तो हाँ व्यवहारिक होने का चैलेंज अभी नहीं है। चैलेंज जब होगा जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, तब आपके पास चैलेंज आ जाएगा। तो कोशिश करिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के पास, आगे आने वाले समय में वैकेंसी भी आने वाली है, और 4 ईयर जो आईटीपी कोर्स आ रहा है उसमें भी काफी सारी वैकेंसीज आने वाली है।